हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूँ? इफ यस तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। जल्दी चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए कि क्लियरली आपको आवाज भी आ रही है एंड क्लियरली मैं दिखाई भी दे रही हूँ। इन द चैट बॉक्स फटाफट से बता दो भाई, ऑडिबल विजिबल, यस और नो। हाय हाय हाय, गुड इवनिंग, हाय निष्ठा, हाय प्रिंस, हाय तन्वी, रिमी, समीक्षा, सुमित, हर्षी, अंकुर, एंजल, महिमा, पृथ्वी, मान्या, हर्ष, श्लोक और सारे बच्चे। ठीक है, चलो ऑल राइट। अब सबका नाम नहीं ले सकती मैं। वेलकम टू द सेशन। लेट हो भी मुझे क्यों बोल रहे हो? ये हमारे यहाँ जो कैमरामैन होते हैं ना, ये लेट करते हैं। लेट मैं नहीं होती हूँ कभी भी, है ना। लेट मैं नहीं होती हूँ, ये भैया लोगों की वजह से लेट हो जाता है। ठीक है, तो यस क्या कर सकते हैं या चलो ऑल राइट, वेलकम टू द सेशन। आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपका दिन भी अच्छा गया होगा। एंड आज हम आ चुके हैं नए लेक्चर के साथ ऑफ आवर चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसका लेक्चर नंबर 4 लेके आ चुके हैं, है ना। लेक्चर नंबर 4 है आज। 1 2 3 4, हाँ 4, वही चौथा ही लेक्चर है। सो ये है लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर। एंड आज हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक है एटॉमिक रेडियस, फिर से वही बात की कोशिश करेंगे कि हम आयनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ ले, पर वो थोड़ा सा क्लियर करते करते जो डेप्थ में चले जाते हैं हम लोग, जो भावनाओं में बह जाते हैं हम लोग टॉपिक के, उसकी वजह से ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा हम बोलते हैं बट टॉपिक स्ट्रेच हो जाता है। तो कोई नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो थोड़ी कोशिश करेंगे कि हम उसे कर लें। ठीक है, चलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। अभी आ जाते हैं। हाय देना बंद कर दो, मुझे वैसे भी बहुत लग रही है। तुम लोगों की लग रही है क्या? चलो यहाँ पे आ जाओ। ऑल डन, चलो भाई ऑल राइट। तो लेक्चर नंबर 4 पे आते हैं। हमने ये देखा था लास्ट टाइम। ओ माय गॉड, हे माता जी, क्या है ये बोल रहे थे कि क्या एटॉमिक रेडियस निकालना बहुत आसान है? तो मैंने आपको बोला था नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो क्या मुझे कोई चैट बॉक्स में बता सकता है, ऐसा एटम में क्या है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि उसकी एटॉमिक की रेडियस निकालना, उस एटम की रेडियस निकालना इतना आसान नहीं है। इन द सैट बॉक्स, जल्दी से बता दो सैट बॉक्स में, इन द सैट बॉक्स, फटाफट वाला, बहुत फटाफट वाला मेरे पास आ जाए। ऐसा क्या होता है एक एटम में जिसकी वजह से हम इसकी रेडियस को इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते? इन द सैट बॉक्स अनडिफाइंड क्या? श्वेता ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया, पढ़ लिया मैंने। तो करेक्ट आंसर है बिकॉज ऑफ इट्स बाउंड्री। इट हैज नो सच वेल डिफाइंड बाउंड्री। वी कैन नॉट से इसकी बाउंड्री नहीं होती, बट इट हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। कोई शेप नहीं है इसकी बाउंड्री का। जैसे बचपन की अगर हम क्लास में जाएं, बचपन का जैसे हम प्यार याद रखते हैं, वैसे अगर हम बचपन की क्लासेस के टॉपिक याद रखें तो हमें पता है कि एक सर्कुलर एटम होता था, फिर शेल बढ़ती जाती थी। लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, है ना, हो गए ना सब लोग। हाँ, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पता चलता है ये जो पढ़ाया गया था, जैसे बचपन का प्यार झूठा था, वैसे ही बचपन की कुछ बातें भी झूठी निकल गई पढ़ाई में, है ना। क्या करें अब क्या कर सकते हैं। तो बस वैसे ही हमें बाद में पता चला कि एक एटम का कोई वेल डिफाइंड शेप, बाउंड्री ऐसा नहीं होता, है ना। 3D स्ट्रक्चर में आ गए, शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी, काफी कुछ चेंज हो गई चीजें, है ना। यानी कि अगर मैं एटम को ड्रॉ करूं, मैंने कई बार बताया कि अब तो कई जगह एटम ऐसे ड्रॉ किया जाने लगेगा। आप अपनी बुक्स में देखोगे कई जगह एटम ऐसे ड्रॉ होता है, 3D स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। एंड वेल डिफाइंड बाउंड्री से क्या लेना देना है मैम? एटॉमिक रेडियस का लेना देना तो है यार। देखो क्या लेना देना है मैम, अगर हम एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन याद करें जो हमने पहले पढ़ी होगी, सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। यानी कि सेंटर से लेकर के बाहर के शेल तक की जो डिस्टेंस होती थी उसे हम बोलते थे एटम की रेडियस, यानी कि एटॉमिक रेडियस। अब जब हम बोल रहे हैं एटम ऐसा हो सकता है, लो ऐसा दिख सकता है, तो अब आप कहां से रेडियस निकालोगे? तो हमारी एटम की रेडियस निकालना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो गया, है ना। दिल तो बच्चा है और पढ़ाई भी वहां पे बच्चों वाली हो गई थी। चलो अच्छा, आज ना बेटा, आज के सेशन में आपको कई इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जैसे कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, शील्डिंग इफेक्ट। ये बातें ऐसी हैं जो आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएंगी क्लास 12th में। डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में ये दो बातें जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कॉपी पेस्ट हो जाएंगी क्लास 12th में। एंड आई नो कि आप सभी को पता है कि आपको 12th में क्या करना है।
नहीं, पढ़ाई तो करना ही करना है, साथ में क्या करना है, ऐसे पढ़ना है कि कोई ये ना कहे बाद में कि यार 11th के बेसिक्स नहीं याद है। तो ये सब चीजें याद रखना, ठीक है। तो यस, तो इसी तरीके से पढ़ाई करो, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 12th के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें तो आपको जरूर हाईलाइट करना है। तो यस, आज ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। चलो भाई, तो इट इज नॉट ईजी, वी कैन से दिस दैट नो इट इज नॉट ईजी बिकॉज एटम हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री, ठीक है। यस मैम, तो ये हम पढ़ चुके थे। खैर, तो हम एटम की रेडियस निकालेंगे कैसे? तो एटम की रेडियस निकालने के लिए हमारे पास आए बॉन्डेड स्ट्रक्चर। हमने बोला अगर हम एटम, एक पर्टिकुलर एटम हो, वैसे भी अगर हम बात करें वर्ल्ड में, सराउंडिंग्स में, एटम कैसे प्रेजेंट है? एटम सिंगल स्टेट में, नेटिव स्टेट में तो प्रेजेंट ही नहीं होता। एटम तो किसी ना किसी के साथ बॉन्डेड होता है, कभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जा रहा होता है, कभी कंपाउंड के फॉर्म में पाया जा रहा होता है। तो एटम तो जनरली सिंगल स्टेट में पाया भी बहुत कम जाता है। तो क्यों ना एटम को हम उसके बॉन्डेड स्टेट में ही निकाल लें, क्यों ना हम एटम को, ये तुम लोग हर क्लास में मुझसे टेक्नोलॉजी क्यों बुलवाते हो? कौन तुमको पैसे दे रहा है? ये कौन सा प्रमोशन करवा रहे हो? हाँ, चलो इधर पे आ जाओ। डेयर कर देंगे यार, ठीक है, डेयर कर देंगे। तुम लोग का ये डर है जिसकी वजह से मैं डेयर नहीं कर रही हूँ, पता है, क्योंकि तुम लोग जिस हिसाब से, ये देखो चैट्स में क्या चल रहा है, ये पानू, ये वो, तो डेयर जो तुम लोग देने वाले हो वो मुझे ऐसा लगता है मैं कभी कर नहीं सकती। तो डेयर के लिए बहुत भयानक डर का माहौल है मेरे लिए। अच्छा, इधर पे आ जाओ। तो हमने बोला कि हम एटम का सिंगल स्टेट में अगर हम उसकी रेडियस नहीं निकाल पाते तो कोई वरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कौन सा हिंदी इंग्लिश मैच कर देती हूँ मैं कभी कभी, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम उसको बॉन्डेड स्टेट में ले जाते हैं। कौन से स्टेट में ले जाते हैं? बॉन्डेड स्टेट में। अब एटम अलग अलग एटम्स अलग अलग एलिमेंट के साथ है ना, अलग अलग मतलब बेसिकली एटम के साथ अलग अलग बॉन्ड बनाते हैं, है ना। जैसे हमारा बॉन्ड भी सबके साथ सेम नहीं होता है ना, हमारा बॉन्ड सबके साथ सेम नहीं होता, वैसे ही अलग अलग एटम्स का अलग अलग बॉन्डिंग होती है। जैसे कि कुछ शो करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ शो करते हैं आयनिक बॉन्ड, कुछ शो करते हैं मेटालिक बॉन्ड, और कुछ शो करते हैं वैन डर वाल्स बॉन्ड। आई नो इनमें से 2 नाम आपने नहीं सुने और 2 नाम आपने सुने हैं। जो नाम आपने सुने हैं वो कौन कौन से हैं? कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। अगर ये भी नहीं सुने हैं तो कुछ कह नहीं सकते, बट मैं आपको रिपीट जरूर कर दूंगी। चलो भाई, इधर पे आ जाओ। तो हमने कोवेलेंट रेडियस, हमने बोला अगर मैं एक एटम की रेडियस निकाल नहीं पा रही हूँ, एक एटम है जो भी शेप हो, खैर हमने स्फेरिकल मान लिया अभी, अगर मैं उसकी रेडियस नहीं निकाल पा रही तो मैं उसको बॉन्ड कर दूंगी दूसरे एटम से, बॉन्ड है ना, उसको मैं बॉन्ड कर दूंगी दूसरे एटम से। अब मैं इसकी रेडियस निकाल सकती हूँ। याद है हमने ये चीज पढ़ी थी? यस मैम। चलो भाई देखते हैं फिर। तो हमने पढ़ा था कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस के लिए बेटा हमें कोवेलेंट बॉन्ड पता होना चाहिए। व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? मैम ये एक ऐसा बॉन्ड होता है, ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें होती है शेयरिंग ऑफ, इसे कई जगह आप म्यूचुअल शेयरिंग भी पढ़ोगे तो बोल सकते हो, म्यूचुअल या फिर नॉर्मल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर नॉन मेटल्स। 2 या 2 से ज्यादा नॉन मेटल्स मिलेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो वो बना देंगे हमारे, वो क्या बना देंगे हमारे? वो बना देंगे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। वो क्या बना देंगे हमारे? ऐसा क्या बना देंगे? वो बना देंगे कोवेलेंट बॉन्ड। किसकी आवाज है ये? बताओ ये किसकी आवाज है? ऐसा क्या बना देंगे? पानी पी लूं फिर बनाना। गाना गा दूं डेयर में? क्या मतलब, तुम बेटा क्लास छोड़ के चले जाओगे? क्या मतलब? ठीक है, चलो। तो वो क्या बना देंगे? वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में म्यूचुअल या फिर आप बोलो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, है ना। ऑल राइट, हाँ ये इसी की आवाज थी, ऑगी वॉगी जो भी है। हाँ भाई, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 और मोर नॉन मेटल्स। परफेक्टली समझी गया आई गेस समझ गए होगे। चलो भाई, तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है मैम? अरे यार इतना छोटा सा टॉपिक, क्या है ये टॉपिक? ये तो मिस एक्सेप्शन ऐसे समझा देंगे आपको। कैसे मैम? अभी समझाती हूँ। 2 एटम, ये 2 एटम है, आपस में मिले और कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया ऐसे। अब कोवैलेंट बॉन्ड को मैम ऐसे अंगूठा जोड़ के क्यों बता रही हैं? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है एटम्स की। भाई जब आप बॉन्ड बना रहे हो कोवैलेंट में तो क्या होता है, 2 एटम ऐसे बैठे हुए हैं, सपोज हाइड्रोजन के एटम है। आई नो आपने स्ट्रक्चर जरूर सीखा होगा, है ना। मैंने बोला एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से जुड़ रहा है ना। तो आपको पता है ये दोनों कैसे जुड़ते हैं? इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। एक हाइड्रोजन ऐसे दिख रहा होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ये बन जाता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ये बन जाता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन जाता है बेटा? ये कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग हमें देखने को मिली। क्या देखने को मिली? ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक एटम ऐसे बैठा हुआ है, ये दो एटम्स थे ऐसे आ रहे ऐसे ओवरलैप करके लग गए, तो इसे बेटा आप बोलते हो कि ये है अपनी कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, यस मैम। सो द कोवैलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज द रेडियस। अब हम इसमें रेडियस निकाल रहे हैं, हम कोवैलेंट बॉन्ड तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कोवैलेंट रेडियस। तो रेडियस क्या होती है? जनरली रेडियस का बस डेफिनेशन दिमाग में बैठा हो, सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस जो थी उस डिस्टेंस को रेडियस बोलते थे। तो कोवैलेंट रेडियस कैसे हो गई मैम? ये जो बॉन्ड बना है ना, ये जो बॉन्ड बना है ना मैम, एक एटम और दूसरे एटम के बीच की, इसकी बॉन्ड लेंथ देख लो, एंड जब भी बेटा आप इस बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड करते हो तो वही आपकी आती है कोवैलेंट रेडियस। यही होती है आपकी कोवैलेंट रेडियस। क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर है? बॉन्ड लेंथ देख लो, या आप इसको क्या लिखते हो, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? चलो जिसे नहीं पता ये भी लिख लो भाई, मतलब ही तो हुई तुम लोग। जिसे बॉन्ड लेंथ नहीं पता वो लिखो डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियस ऑफ एटम। 2 एटम है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे आप बोलते हो बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड के बीच की जो डिस्टेंस है बेसिकली। कोवैलेंट रेडियस रीडिंग कर ले, ऑफ एन एटम अंडर द कोवैलेंट बॉन्ड विद अनदर एटम ऑफ अ सिमिलर एलिमेंट। 2 सिमिलर एटम को उठाया, कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। कोवैलेंट रेडियस ऑफ एन एटम कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग बॉन्ड लेंथ्स बिटवीन पेयर ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। दो एटम्स को उठाओ, उनके बीच की बॉन्ड लेंथ नाप लो। इफ 2 एटम्स आर द सेम काइंड, कोवैलेंट रेडियस आर सिंपली 1/2 ऑफ द बॉन्ड लेंथ। जो भी बॉन्ड लेंथ है उसको हाफ से डिवाइड कर दो। अच्छा, हाफ क्यों कर रहे हो ये भी आपको पता है? देखो ये देखो, एक एटम की बात कर रहे हैं ना हम, तो यहां तक की डिस्टेंस ही तो है एक एटम की, तो रेडियस यहां तक निकली है ना, रेडियस यहां तक निकली, तो इसे ही आप बोलते हो कि बॉन्ड लेंथ को हाफ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये आपकी आती है बॉन्ड लेंथ। क्या आपको ये क्लियर है? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। वैसे ही हम कल करके गए थे, बट आज का टॉपिक इससे भाई हम पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, तो हम एटॉमिक रेडियस ही, तो मेरे ख्याल से मैंने पहला लास्ट टाइम भी पढ़ा दिया था, तो अगर बहुत परफेक्टली क्लियर है बेटा तो बता दो। कोवैलेंट रेडियस पढ़ लिया आपने इन द चैट बॉक्स। जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाए, लेट हो गई? हाँ वो तो गए हो यार, थोड़े से तो हो ही गई, चलो कोई नहीं। क्लियर है? इन द चैट बॉक्स। इसकी सीपीपी बनवा ली है मैंने, संडे को मिल जाएगी आपको, संडे को या फिर अभी भिजवा दूंगी। आज कौन सा डे? ट्यूसडे है ना, वेंसडे। कल सीपीपी होगा तो अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, ट्राई करना। हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक छूट जाए, तब तक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर 1-2 क्वेश्चन दिखे तो उसको छोड़ के बाकी सब ट्राई करना क्वेश्चंस को। ठीक है, परफेक्टली क्लियर है? क्या बात है यार, क्या बात है, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं दिन ब दिन। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। कोवैलेंट रेडियस हम समझ गए। अच्छा, दिमाग में इमेज जरूर याद रखना बेटा, हर एक रेडियस की जो मैम बता रही है। कोवैलेंट में एक एटम के बगल में ही दूसरा ओवरलैप करके बनाया है, एक के ऊपर ऐसे बगल में दूसरा ओवरलैप करके बताया। क्यों बोल रही हूं अभी बताऊंगी इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट रेडियस आती है बेटा मेरे पास वैन डर वाल रेडियस। अच्छा, रेडियस खैर हम जो भी बोले, हमको ये बात याद है, मैम ने कल भी बताई थी ये बात आपको, कि बेटा जब भी आप रेडियस निकाल रहे हो ना तो वो एक्यूरेट नहीं निकल रही है, नियरली इक्वल टू एक्यूरेसी निकल रही होती है ना। वही वाली बात है, वेट नापोगे तो भाई कपड़ों का भी वेट आएगा साथ में, पर वो इतना कम होता है कि उसको नेग्लिजिबल बोल सकते हैं हम, उसको हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं कि इतना ऐसे फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली रेडियस जो आप निकाल रहे हो ना, क्योंकि आप सिंगल एटम की नहीं निकाल रहे हो, 2 एटम को मिला के निकाल रहे हो, तो हो सकता है उसमें कुछ एक्यूरेसी एग्जैक्टली ना आए, लेकिन वो नियरली इक्वली होती है, तो हम उस तरीके से उसको मानते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाए वैन डर वाल रेडियस। अच्छा, वैन डर वाल रेडियस क्या होती है? कुछ ऐसे एटम भी होते हैं क्या जो बॉन्ड ही नहीं बनाते? हम बोल रहे हैं बॉन्ड के हिसाब से आप एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हो, बट क्या कोई ऐसे एटम होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते? क्या आप बता सकते हो ऐसे कोई एटम? आपकी नजरों में ऐसा कौन सा एटम है जो बॉन्ड नहीं बनाता? जल्दी से चैट बॉक्स में, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, ऐसा कौन सा एटम है जो बॉन्ड ही नहीं बनाता? ओके, 0.0011 समथिंग ग्राम का डिफरेंस आएगा। ठीक है, चलो ये भी नाप लिया, अच्छी बात है। हाँ जी भाई, ऐसा कौन सा एटम है जो बॉन्ड नहीं बनाता है? वेरी गुड दिशा, वेरी गुड, सही दिशा में हो दिशा, तुम करेक्ट है तुम्हारी दिशा। द करेक्ट आंसर इज अपना नोबल गैसेस। अब यार मैम आप बोल रहे हो एटम के बॉन्ड बनाने से हम उसकी रेडियस निकाल सकते हैं, तो मतलब आप ये बोल रहे हो नोबल गैसेस की कोई रेडियस नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हैं नोबल गैसेस की रेडियस। कैसे निकलेगी नोबल गैसेस की रेडियस? कोई भी नोबल गैस आपस में बॉन्ड नहीं बनाती, सही बात है, तो बॉन्ड तो नहीं बनवा सकते जबरदस्ती, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जो नोबल गैसेस है या कोई भी ऐसा एटम जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, उसे एक दूसरे के क्लोज ले आओ।
दो एटम्स को आपस में क्लोज ले आओ, नियरली जितना क्लोज आप ला पाओ, क्योंकि ऑफकोर्स हम ओवरलैप नहीं करा सकते, हम शेयरिंग नहीं करा सकते, हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करा सकते, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं रहेंगे फिर तो, है ना। लेकिन अगर मैं उन दो एटम्स को पास रख दूं, जितना पास हो पाए, अब हो सकता है वो इतने पास आ सकते हैं, हो सकता है इतना, हो सकता है इतना, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो जितने भी पास आ पाए उनको उतने पास रख दो और फिर उनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस नोट कर लो। दैट इज अपना वैन डर वाल रेडियस। चलो समझना, वैन डर वाल रेडियस को बेटा एक नाम से और जानते हो, जिसे आप बोलते हो नो बॉन्ड रेडियस। वैन डर वाल्स जब आपके दिमाग में आए ना तो बोलना नो बॉन्ड वाली रेडियस है, नो बॉन्ड वाली रेडियस है, ऐसे रेडियस जिसमें बॉन्ड ही नहीं बन रहा एटम के बीच में। सो वैन डर वाल्स रेडियाई आर डिटरमाइंड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट डिस्टेंसेस, जितने पास ला पा रहे ले आए, कॉन्टैक्ट डिस्टेंसेस बिटवीन अनबॉन्डेड एटम्स इन टचिंग मॉलिक्यूल्स और एटम। तो कहानी वही है, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस ले आओ, हाफ कर दो, बस यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे दूर दूर रखे हैं एटम्स। अब मैं आपको ये चीज यहाँ पे पहले ही बता दूं, मैंने आपको इवन चैप्टर स्टार्ट करते टाइम भी बताया था, थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है, इतना ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं कि अच्छा मैम निकाल के दिखा दो इसकी रेडियस। आपको इक्वेशन समझनी पड़ेगी जो कि आपके सिलेबस में नहीं होती है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं होती है, ठीक है। तो आपको उतने डेप्थ में वो चीज में नहीं जानना है, बट आपको ये पता होना चाहिए, आपको कोई भी पूछ सकता है, आप क्वेश्चन कैसा आता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक बात बताइए मुझे, आपने दो रेडियस पढ़ ली, एक तो कोवेलेंट रेडियस पढ़ी जो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बनती है, एक हमने वैन डर वाल रेडियस पढ़ी, ऐसे लिख दो वैन डर वाल रेडियस पढ़ी, है ना, एक कोवेलेंट रेडियस पढ़ी, एक वैन डर वाल रेडियस पढ़ी। आप मुझे बताइए दोनों में से ग्रेटर कौन सी है, 1 और 2, विच वन इज ग्रेटर? मतलब मैं दो एटम्स के बीच की वैन डर वाल रेडियस निकाल रही हूं और किन्हीं दो एटम के बीच में कोवेलेंट रेडियस निकाल रही हूं, किसकी वैल्यू बड़ी आएगी आपको क्या लगता है? लैग नहीं, क्या लैग रहा है ये बताओ मुझे क्या लैग रहा है तुमको, क्या लैग रहा है जल्दी से बता दो। इन द सेट बॉक्स क्या लग रहा है आपको, इन दोनों में से कौन सी रेडियस बराबर होगी? तो आप आंसर देना, तब तक मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देती हूँ। कोवेलेंट की बात करूंगी तो वो ऐसा दिखता है बेटा, और ये डिस्टेंस होती है इसके बीच की, ठीक है। उसी की जगह अगर आप वैन डर वाल देखोगे तो वो ऐसा होता है बेटा, और ये डिस्टेंस होती है उसके बीच की। चलो भाई अब तो आंसर आ ही गया होगा, क्या बात है यार, क्या बात है, किससे पढ़ रहे हो, इतने इंटेलिजेंट क्यों होते जा रहे हो धीरे धीरे? द राइट आंसर इज ये नहीं होते हुए ये, ठीक है, ये समझ गया हमारे बच्चे, समझ गया। हाँ ऑब्वियसली बात है मैम, उनके बीच में तो डिस्टेंस ही ज्यादा है, वो तो बॉन्ड ही नहीं बना रहे थे आपस में। क्वेश्चन आएगा देखना ऐसा, जब वो आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे। पता है क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपको दे देंगे ऐसे हीलियम के बीच की दे दी रेडियस, है ना, मतलब ऐसे हीलियम की बता दी कि शेयरिंग हो रही थी, हीलियम के बीच की एक कुछ रेडियस निकली, एंड देन और कौन सा ले लो, इसमें कोवेलेंट कौन होता है, हाइड्रोजन ले लो, क्लोरीन कुछ भी ले लो, है ना, इनकी रेडियस बताओ भाई कौन सी बड़ी है, तो बता देना कि नोबल गैस वाली बड़ी है, या फिर जो अनबॉन्डेड स्टेट में उनकी बड़ी है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल्दी से बता दो, चैट बॉक्स में आपको पता ही होगा आपको क्या लिखना है, आपको पता है ना इन द चैट बॉक्स व्हाट यू हैव टू राइट, तो लिख दो जल्दी से। ये बात समझ में आ गई सबको? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अनक्वाड्रेट्रियम, क्या पीछे पड़ गए हो तुम लोग, क्यों पीछे पड़ गए हो अनक्वाड्रेट्रियम के? हाँ क्या हमारे सारे बच्चों को क्लियर हो गया और सारे के सारे बच्चे अच्छे से इस टॉपिक को समझ गया? क्या आप सभी बहुत अच्छे से समझ गया? हाँ इन द चैट बॉक्स परफेक्टली बता दो। कोई पूछ रहा है किसी को लॉयल बीएफ चाहिए, अच्छा मतलब क्या बात है, मतलब तुम अब बेटा अपना दे दोगी कि अपना लॉयल बीएफ किसी और को ऐसा कुछ करना, मतलब ये कौन सा पार्ट टाइम बिजनेस चल रहा है? हाँ ये कौन सा पार्ट टाइम बिजनेस चल रहा है, क्यों चल रहा है? इधर आ जाओ बेटा, हाँ इधर आ जाओ, पढ़ाई बेटा मानो मेरी बात, इससे फायदा होगा, समझ रहे हो, उससे नहीं होगा, ये सब चीजों से क्लियर हो गया? क्या बात है, वेरी गुड। तो हम बढ़ जाते हैं आगे। कोवेलेंट रेडियस समझ लिया? यस मैम, यहाँ पे लिख भी देते हैं भाई, हमने वैन डर वाल रेडियस भी समझ लिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेडियस है हमारे पास बेटा मेटालिक रेडियस। नाम समझो, मेटालिक रेडियस, मेटल के बीच की रेडियस, बिल्कुल, बस यही मतलब है। किसी मेटल को ले लो, मैंने आयरन की रॉड उठा ली, ये आयरन की रॉड है सपोज। अब इसमें क्या होगा, इसमें एटम्स बैठे होंगे, यस मैम, है ना, ऐसे एटम्स बैठे होंगे, है ना, कैसे भी बैठ सकते हैं भाई, बहुत सारे एटम्स होंगे। अब इसके बीच की जब आपको
रेडियस निकालनी होती है तो आप इसे बोलते हो मेटालिक रेडियस। भाई ये भी तो बॉन्डेड स्टेट में ही है ना? यस मैम। तो इसके सेंटर से लेकर के सेंटर तक की डिस्टेंस, इसके सेंटर से लेकर के सेंटर तक की डिस्टेंस, है ना? इसके सेंटर की डिस्टेंस, इसके सेंटर की डिस्टेंस, है ना? तो आपको शायद बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा होगा, है ना? बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी एटम अगर कोई मेटालिक बॉन्ड में, मेटालिक बॉन्ड आपने इतना नहीं सुना होगा, बेसिकली मेटल्स के बीच का ये बॉन्ड है, बस अभी इतना ही जान लो। कोई एक रॉड रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो उसमें क्या होता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। किसी भी मेटल को रख देते हो ना ऐसे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बह रहा होता है पानी की तरह, जैसे पानी तो एग्जैक्टली गाढ़ा गाढ़ा मान लो, है ना? सो दैट इज बह रहा होता है। फेविकोल मान लो, फेविक्विक मान लो ना, तो वैसे होता है। तो उसके बीच में भी कुछ बॉन्ड होता है, उनके बीच में भी कुछ अट्रैक्शन हो रहा होता है, तो उसे आप बोलते हो मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड में एटम्स जो एकदम पास पास लगे होते हैं। अब सुनना मेरी बात, एक था कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये था कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस। एक थी वैन डर वाल बॉन्ड की रेडियस, ये आपका वैन डर वाल बॉन्ड की रेडियस। मेटालिक ऐसे दिखता है कि ये एक मेटल, ये एक मेटल, इसके बीच की रेडियस, ये आपकी मेटालिक बॉन्ड की रेडियस। आप समझ ही गए होगे मैं क्या पूछने जा रही हूँ, और आप शायद जवाब भी जान गए होगे उसका। पूछने ही जाती कि कौन सी रेडियस सबसे बड़ी होती है, तो आप वहां देख के ही समझ गए। सबसे बड़ी रेडियस हो गई अपनी वैन डर वाल की रेडियस, वैन डर वाल बॉन्ड की रेडियस। फिर उसके बाद वैन डर वाल रेडियस बोल सकते हो, वैन डर वाल बॉन्ड की रेडियस, क्योंकि बॉन्ड तो ऐसा सच कोई बन नहीं रहा होता है। उसके बाद देखो मेटल मेटल में रेडियस आती है, तो मेटालिक रेडियस। उसके बाद कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। तो ये होता है, ये आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे ही पूछ लेगा। अब आपको पता है, या तो वो एलिमेंट दे के पूछ, मतलब एटम का नाम बता के देख लेगा, पूछ लेगा, या तो ये डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा। कैसे भी पूछे तुम बता लोगे मेरे ख्याल से। सो मेटालिक रेडियस क्या होता है? मेटालिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन एटम जॉइंड बाय अ मेटालिक बॉन्ड। यहाँ पे एक मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मेटालिक बॉन्ड मतलब जब किसी मेटल मेटल के बीच में, जो कि आपने बॉन्ड पढ़ा नहीं है, कैन अंडरस्टैंड, ये बॉन्ड आपको कभी पढ़ाया नहीं गया होगा। आपने नॉन मेटल के बीच का पढ़ा है, विच इज नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। आपने मेटल और नॉन मेटल के बीच का पढ़ा है, विच इज अपना आयनिक बॉन्ड। लेकिन मेटल मेटल का भी एक बॉन्ड होता है जो कि आपको मेटालिक रॉड्स वगैरह में देखने को मिलता है। या आप बोलो किसी भी मेटालिक, जो भी मेटल की कोई चीज यूज हो रही है ना, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो उसमें ये बॉन्ड देखने को मिलता है। सो दैट इज द मेटालिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन एटम जॉइंड बाय अ मेटालिक बॉन्ड। द मेटालिक रेडियस इज हाफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई टू एडजस्टेड एटम इन अ मेटालिक क्लस्टर। तो ये तो वही बात होगी जो सबको ही पता है। ये तो मैं बार बार लिख भी नहीं रही हूँ, है ना, मतलब चाहो तो लिख लो, जो भी डिस्टेंस है बिटवीन टू एटम डिवाइडेड बाई 2, है ना, वही मतलब बॉन्ड की लेंथ जो है, बॉन्ड की जो लेंथ है उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो। बताओ भाई, क्लियर होके सबको समझ में आ गया इन द चैट बॉक्स? क्या सभी को क्लियर हो गया और ये बात समझ में भी आ गया? बताओ भाई, केमिस्ट्रीइंग हो रही है क्लास में या नहीं हो रही है? हाँ, केमिस्ट्रीइंग हो रही है या नहीं हो रही है? आई एम नॉट बिलीव इन एनीवन। क्या बात है, VWR क्या है मैम? वैन डर वाल रेडियस बेटा, वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। तुम लोग पढ़ते पढ़ते ही भूल जाते हो क्या? हाँ, ऐसे पढ़ते पढ़ते क्या कोई सपना अपना देखने लग जाते हो क्या? तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा, ऐसा कुछ ऐसे ऐड वैड आने लगता है क्या तुम्हारे दिमाग में? क्या हो जाता है ये पढ़ते पढ़ते? और मैं बोल रही हूँ वैन डर वाल रेडियस, कह रहे मैम वैन डर वाल रेडियस क्या है? हाँ, कौन से दुनिया में होते हो यार, मतलब क्या कर रहे हो तो? ऐसा कौन सा काम है जो पढ़ाई के बीच में तुमको एकदम से याद आता है कि ये भी हो सकता है, फिर तुम एकदम से आते हो अच्छा पढ़ाई भी चल रही थी। हाँ मैम अपनी वॉच दे दो। ये वॉच ये मैंने खुद के पैसों से खरीदी होती तो दे देती, गिफ्टेड वॉच है। महंगी चीज तो खुद के पैसों से वैसे भी नहीं लेनी चाहिए, समझ रहे हो बात को? जब कोई चीज बहुत महंगी होती है तो क्यों उसमें अपना पैसा लगाना? उसमें अपना पैसा नहीं लगाना होता, उसमें कुछ नहीं करना होता है। ये महंगी चीजें नहीं खरीदी जाती, अपने पैसों से सिर्फ सस्ती चीजें खरीदनी चाहिए, जैसे घर की टी शर्ट हो गई, लोवर हो गई। महंगी चीजें अपने नो मजाक कर रही हूँ, खुद के पैसों से ही लेनी चाहिए। चलो आगे बढ़ जाए। खैर ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था तो ये नहीं तो ये ऐसा नहीं है, इट्स अ बर्थडे गिफ्ट। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। फुल केमिस्ट्रीइंग, क्या बात है, बस केमिस्ट्री इज केमिस्ट्रीइंग। ये हम मेरे को पिछले एक हफ्ते पहले ये बात समझ में आई कि हमें अपनी क्लास का एम क्या लेके चलना है कि केमिस्ट्री शुड बी केमिस्ट्रीइंग यही होना चाहिए बस। चलो भाई आगे बढ़ जाए। क्या बात है, तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात लिखी हुई है मैंने, आई होप सो आपको पता भी होगा, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, क्वेश्चन यहां से बनता है, नोट कर लेना कि वैन डर वाल रेडियस दूर दूर है ना, एटम्स बॉन्डेड ही नहीं है, तो उसके जो रेडियस है वो सबसे ज्यादा बड़ी होगी। फिर उसके बाद मेटालिक पास पास,
आप ऐसे समझो, ये वैन डर वाल रेडियस है, ये मेटालिक रेडियस है और ये कोवेलेंट रेडियस है। आपने डिफरेंस देखा, वैन डर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। तो वैन डर वाल सबसे लंबी रेडियस होगी, सबसे बड़ी रेडियस होगी, है ना, सबसे बड़ी रेडियस होगी, फिर उसके बाद कोवेलेंट रेडियस होगी, सॉरी फिर उसके बाद मेटालिक रेडियस होगी और लास्ट में ऐसे पकड़ लोगे तो वो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्या बात है, परफेक्टली क्लियर, ब्रेन इज ब्रेनिंग हो रहा है सबकी क्लास में। चलो भाई अब हम बढ़ जाते हैं आगे। आयनिक रेडियस, अब एक और रेडियस आती है। आयनिक तो यार बहुत ही छोटी बात हो गई, लेकिन आयनिक रेडियस से एक क्वेश्चन जरूर आता है जो मैं आपको बताऊंगी कैसा आता है। अब पहले आयनिक रेडियस का मतलब समझो, पहले आयनिक का मतलब समझो। मेटालिक और आयनिक में डिफरेंस क्या होता है पता है आपको? मेटालिक और आयनिक में डिफरेंस होता है, मेटालिक मतलब मेटल्स के बीच का बॉन्ड, और आयनिक मतलब बहुत लोगों को लगता है मेटल के बीच का बॉन्ड, बट ऐसा नहीं होता। आयनिक का मतलब होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, bond between a metal and non-metal formed by transfer of electrons। मतलब ये मैंने लिख दिया, आई नो कि आप पढ़ के आए हो क्लास 10th में, बट फिर भी ज्यादा एक्यूरेट आ जाती है वैल्यूज। हाँ, उसमें ऑलमोस्ट एक्यूरेसी आती है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बट ऑलमोस्ट एक्यूरेसी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड होता है ये। चलो अब मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड ये कैसा होता है? जब कोई मेटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, हमेशा याद रखना, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, तो वो डेफिशिएंसी होती है उनके में, इनके में इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है, रिच होती है। ठीक है, यस मैम। तो मेटल के पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है नॉन मेटल को, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है नॉन मेटल को, और एक बॉन्ड बनता है इनके बीच में जिसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसका एक और नाम होता है, इन द चैट बॉक्स जल्दी से मेरे को बता दो, इन द चैट बॉक्स जल्दी से मुझे एक आंसर चाहिए कि इसका एक और नाम होता है आयनिक बॉन्ड का, वो क्या होता है? टेस्ट पेपर इज नॉट ओपनिंग, ऐसा नहीं बेटा, सबके में तो हो गया था कल ओपन, बताओ, बाकी सबके में तो हो गया था ना आई गेस। पाव भाजी का नाम मतलब मुझे बहुत तेज भूख लगाती है, मेरे घर में पाव, मतलब अभी घर पे नहीं हूं ना, वरना पाव भाजी तो घर की बहुत अच्छी बनती है। पाव भाजी ऐसा एक चीज है जो बाहर की बहुत महंगी लगती है क्योंकि घर में बहुत सारी बन जाती है ना, तो जितनी खानी है खाओ। हाँ जी भाई, एक और नाम जल्दी से। वेरी गुड, आदित्य ने सबसे पहले आंसर दिया, मे बी, वेरी गुड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का ही एक और नाम होता है विच इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दिमाग में भूलना नहीं। क्या होता है आयनिक बॉन्ड? एक मेटल जब अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को ट्रांसफर कर देता है, of course to get the stable electronic configuration, and अपना नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है again to get the stable electronic configuration, तो वो एक बॉन्ड बना देते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वेरी गुड सारे के सारे लोग। चलो, सो आयनिक रेडियस क्या होता है? आयनिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन एटम फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड और एन आयन, जो आयन बना रहे होते हैं। द एटॉमिक बॉन्ड restrict the electrons and nucleus and due to this the ions atom don't have a specific shape as you all know, है ना। अब जो एटॉमिक बॉन्ड है वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को, दूर रखता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे एज सच अगेन सेम कहानी जो सब में हो रही थी कि कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, आप एक चीज सोचोगे कि मैम अभी ना आपने बताया कि जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो सबसे छोटी होती है, फिर मैम मेटालिक रेडियस होती है, फिर वॉन डर वाल रेडियस आ जाती है। मैम आयनिक रेडियस के बारे में भी बताओ ना, उससे कंपेयर करके। अब आयनिक रेडियस बेटा ऐसी रेडियस है, उसे आप उधर से कंपेयर नहीं करते, उसका जो रेडियस का लेंथ है वो आप उन तीनों से कंपेयर नहीं करते। पता है किससे कंपेयर करते हो? क्योंकि आयन ही आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैट आयन, एक होता है एनायन, है ना। इसकी सिंपल सी चीज होती है, एनायन अपना नेगेटिव होता है, आ नेगेटिव आयन, एनायन मतलब आ नेगेटिव आयन, तो ये होता है अपना नेगेटिव, ठीक है। और कैट आयन इज पॉजिटिव आयन, यस मैम। तो इनके बीच की, और साथ ही साथ अब देखो आयन तो ये हो गए, और एक होता है अपना न्यूट्रल एटम। इन दोनों को हटा दो तो एक आता है अपने पास न्यूट्रल एटम, है ना, यानी कि जिसमें कोई चार्ज नहीं है। चलो एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाती हूँ। अब एक एग्जांपल से बड़े ध्यान सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी, अगेन एज आई सेड इससे क्वेश्चन आ जाता है एक। तो आपको कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगी। एलिमेंट देखो, मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ, क्वेश्चन में एलिमेंट दे देगा बस आपको, बस इतना सा डिफरेंस आ सकता है, समझा दूंगी मैं आपको, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगी। सुनना मेरी बात बेटा, कैट आयन का मतलब क्या है? मान लो एक एक्स एलिमेंट लिया मैम ने, उसके कैट आयन का मतलब क्या है कि मैम वो एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा एंड वो बन गया होगा एक्स पॉजिटिव आयन। पहले बताओ ये कितने लोगों को पता है? जो लिख रहे हो आप वो नोट्स में लिखना है, बिल्कुल लिखना है बेटा। नोट्स कितनी बार बताएंगी मैम, कितनी बार बताएंगी, कितनी बार बताई दे बे, कितनी बार बताना पड़ी, हाँ, कितनी बार बताना पड़ेगा।
एक्स अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसके ऊपर एक्स पॉजिटिव चार्ज आता है। मुझे बताओ, आन्या कह रही मैम आपकी याद आ रही है आज बहुत, तो मेरा भूत पढ़ा रहा है यार, मैं ही तो खड़ी हूँ यार सामने ये कैसी बात कर रहे हो बेटा, याद आ रही है मतलब मैं क्या रोज तुम्हारे घर आती थी आन्या? क्लास में ही आती थी ना, तो क्लास में ही खड़ी हुई हूँ। हाँ, याद कैसे आ रही है तुमको मेरी? कैसी बातें करने लग जाते हो यार तुम लोग बीच बीच में, है ना? सबको पता है, सबको पता है। जिसे नहीं पता है कोई बात नहीं बेटा, जिसे नहीं पता है आपको ऐसे घर पे आपके बॉटल रखी होगी, आपको ऐसे उस बॉटल को खोलना है, आपको उसमें पानी लेना है, चुल्लू भर पानी उसके बाद आपको पता है आपको क्या करना है। नहीं, ये नहीं करना था, डूबना था उसमें मजाक कर रही हूं। सुनो मेरी बात, किसी भी एटम, कोई भी एटम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 पॉजिटिव, 3 तो 3 पॉजिटिव, इस तरीके से होता है। तो एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये बन गया कैटायन। हम क्या बोलेंगे? कैटायन बन गया, ये बन गया कैटायन। ठीक है, यस मैम। अब सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना। मान लो एक वाई एटम था, वाई, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो क्या बन जाएगा? y-1, एंड ये बन गया बेटा एनायन, एनायन। और एक Z एटम है, मान लो उसने ना गेन किया ना लूज किया इलेक्ट्रॉन, Z एटम है ना, ना ही तो इलेक्ट्रॉन गेन किया और ना ही तो बेटा इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दोनों ही चीजें नहीं की। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक न्यूट्रल एटम। समझ रहे हो बात को? मतलब जब गेन और लूज नहीं किया तब वो एक न्यूट्रल एटम है। अगर उसने गेन कर लिया तो कैटायन बन जाएगा, लूज कर लिया तो एनायन बन जाएगा। इट कुड बी एनी एटम। अब मेरी बात को आप बड़े ध्यान सुनना, क्वेश्चन आता है बेटा आयनिक रेडियस क्या है? तो आपने बोला मैम मेटल नॉन मेटल की आयनिक रेडियस क्या है? तो आपने बोला मैम मेटल नॉन मेटल के बीच की जो रेडियस है दैट इज आयनिक रेडियस। एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं रेडियस निकालूं तो किसी एनायन की रेडियस ज्यादा निकलेगी। भाई एनायन कैटायन आपस में मिल गई, रेडियस बन गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एनायन की रेडियस ज्यादा होती है बड़ी, या फिर कैटायन की रेडियस ज्यादा बड़ी होती है, या फिर न्यूट्रल एटम की, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है और इसको बहुत ध्यान से, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनते हुए चलना। ठीक है, अब हर चीज बहुत ध्यान सुनते हुए चलना। चलो मैं एक आपसे बात पूछती हूँ, अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये एक एटम था, यस मैम, पॉजिटिव है बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। मैंने बेटा इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला मतलब मैम आपने इसको कैटायन बनाने की कोशिश करी। मैंने कहा सेंटर में था बेटा न्यूक्लियस, जिसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, न्यूक्लियस ही तो होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है ना? इसके पास और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूक्लियस, अब बीच में एक और रेडियस हो सकती है, कुछ भी हो, न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। एक घर था, एक हमारे पास घर है। ये कंसेप्ट बहुत ध्यान सुनना, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। एक घर है, इस घर में 2 बच्चे हैं, बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2। ठीक है, 2 बच्चे हैं और ऑफ कोर्स मम्मी पापा हैं। ठीक है, तो ये मम्मी है, मम्मी है, मम्मी है और ये पापा हैं। चलो ऐसे बना देती हूँ। इस घर में 2 बच्चे हैं और एक पापा है। पापा कैसे बनते हैं यार? चलो ठीक है, ज्यादा ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ऐसे पापा बना देते हैं। ठीक है, ये पापा हैं, ठीक है, गुस्से में एकदम, और एक मम्मी भी है प्यारी सी एकदम। ठीक है, तो मम्मी भी है, पापा भी है और बच्चे भी हैं। ठीक है मैम, समझ गए। अब मम्मी पापा अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं इनमें, मम्मी पापा पूरा कंट्रोल रखते हैं इनमें, एकदम कंट्रोल एकदम होता नहीं है, मम्मी पापा एकदम कंट्रोल रखते हैं इनमें। कोई बाहर नहीं जाएगा, चुपचाप घर पे बैठो, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं खाना है, कहाँ जा रहे हो, क्यों घूम रहे हो, कोई नहीं घूमने जाना, कहीं नहीं जाना, चुपचाप घर पे बैठो, है ना? चलो ठीक है मैम, समझ गए। अब क्या हुआ, एक दिन ये जो एक बड़ा वाला बच्चा था, इसकी लग गई जॉब मान लो, या मान लो चलो इसने कहीं कुछ भी कर लिया, ये हॉस्टल चला गया, चलो मान लो हॉस्टल चला गया। ठीक, अब जब दोनों घर में साथ में थे तो मम्मी पापा दोनों को देखते थे, तो कभी कभी किसी की बात मिस भी हो जाती, भाई इसको देख रहे हैं, अच्छा तुम बाहर नहीं जाओगे, ये होगा वो, चलो ठीक है तुम जा सकते हो, आज तुमने अच्छा काम कर दिया, चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, एक बच्चा हॉस्टल चला गया और केवल एक बच्चा बचा, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, अब मम्मी पापा किसके टुवर्ड्स ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे? एक तो हॉस्टल निकल गया, मम्मी पापा, ये था मिंटू और ये था अपना पिंटू, मिंटू और पिंटू। ठीक है, चलो भाई,
जल्दी से बता दो सैट बॉक्स में, इन द सैट बॉक्स मिंटू चला गया तो मम्मी पापा किसके लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए? जल्दी से बता दो सैट बॉक्स में। मिंटू तो हॉस्टल भाग गया, मिंटू तो हॉस्टल भाग गया। अब हमने बोला कि मिंटू तो हॉस्टल चला गया, अब मम्मी पापा दोनों जब भी बैठते हैं तो किसके लिए ज्यादा गुस्साएंगे? पिंटू के लिए, है ना? यही होता है। मतलब अगर एक बच्चा चला गया, जॉब कर लिया, कुछ भी, तो अब मम्मी पापा पूरा जो गुस्सा है आपको भी इसी की वजह से हुआ होगा। कोई भी दिक्कत होती तो होता नहीं है, जैसे मम्मी से ऐसे हाथ से प्लेट गिर जाती है तो मम्मी आगे एक थप्पड़ मार देती है, क्या फोन चलाते रहते हो दिन भर? ये होता है किसी के घर में, मम्मी ऐसे जा रही है, मम्मी से कोई ऐसी गलती हो गई, गिर गया, कुछ भी हो गया, आके मम्मी एक थप्पड़ मार देती है, क्या है फोन चलाते रहते हो हर टाइम, तुम्हारी वजह से ये हो गया वो हो गया, ऐसा होता है ना। अभी दूसरा भाई भी बैठा होता तो प्रोबेबिलिटी थी कि वो भी पिट सकता था, पर अब तो एक ही इंसान है तो एक ही पिटेगा, एक ही इंसान को गुस्सा आएगी, एक ही इंसान पे सारा गुस्सा उतरेगा। सिमिलर बेटा एटम में हो रहा है। अगर मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो जो न्यूक्लियस है, ये मैं इसलिए इतने डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको जो बनेगा ना, अगेन मैं आपको पहले ही बता दूं, थोड़ा डेप्थ में मैं इसलिए भी जाती हूँ, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे, तो 11th और 12th आपका एक कोर हो जाता है उसके लिए भी, तो थोड़ा सा डिटेल में जाने में आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत है बेटा तो रखो अपने पास, क्योंकि मैम तो पढ़ाएंगी ठीक है। तो अब पिंटू पे चला गया सारा ध्यान, तो बस सिमिलरली यहाँ पे कहानी हो गई। अब इसी तरीके से अगर एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला गया, यानी कि अगर वो कैटायन बन गया, तो न्यूक्लियस जो है, यानी कि जो प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं, अब उनका पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई ऐसा तो होता ही है ना, इलेक्ट्रॉन, एक एटम स्टेबल कैसे है भाई, अपने पास न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। यस मैम, एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने बाहर निकाल दिया तो प्रोटॉन्स, यानी कि जो न्यूक्लियस है बेसिकली, वो पूरा अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे लगा रहा होगा? वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहा होगा। तो अब क्या होगा, इसके एटम का जो साइज है वो कम हो जाएगा बेटा, इसका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा समझे? क्योंकि रीजन इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, जिसकी वजह से प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रोटॉन नहीं बेटा न्यूक्लियस लिख लेना है ना, न्यूक्लियस जो था उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर दिया टुवर्ड्स रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेने लगा। उसने बोला भाई एक तो भाग ही गया, एक तो चला गया, अब इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं, उसने ऐसे घसीटना स्टार्ट किया बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो एक एटम था, उसमें 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन थे, Z = P = E, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 प्रोटॉन मैम बोल रही है, 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, अब 4 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो आप सोचो ना, 4 प्रोटॉन पहले 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़े थे, अब एक चला गया तो 4 प्रोटॉन, बचे हुए इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को घसीट रहे अपने पास, तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन का पल्ला तो भारी ही हो गया ना, किसी भी तरीके से समझ सकते हो, प्रोटॉन का पल्ला तो भारी हो गया, प्रोटॉन साइड तो वैसे ही, प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन एक कम कर दिया तुमने। बताओ जल्दी से चैट बॉक्स बताओ, मुझे ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर एक एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो वो बनता है अपना कैटायन, एंड जो कैटायन होता है उसका एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है एज कंपेयर टू एनायन में आएंगे अभी हम, बट कैटायन की एटॉमिक रेडियस समझ में आती है? क्या ये आपको क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, क्या ये आपको क्लियर हुआ? इन द चैट बॉक्स में बस जल्दी से आ जाए, और जिसको 1% डाउट है ना, मैम आपको एनायन समझाते टाइम एक और बार इसको समझाने वाली है, वैसे भी ये तो तुमको पता है, ये पहली ऐसी क्लास है, मतलब आई डोंट नो आप कितने टीचर से पढ़े हो, आप सोचते हो ना यार एक चीज को मैम रिपीट ही इतनी बार कर, मैं रिपीट इसीलिए जानबूझ के 10 बार कर रही होती हूँ, उसका रीजन ये होता है ताकि तुम ये होता नहीं एक वो सुना है तुमने कि जब हमने कहा था कि बैच में आ जाओ तो हम कहते 100 बार पूछना, फिर जैसे ही तुमने तीसरी बार पूछा, हमने बोला नहीं पूछ मत लेना, तो हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना, समझे हो आप लोग? फॉर्मूला शीट मैंने आपको भिजवा दी है, क्या आपको नहीं मिली सेकंड चैप्टर की? मे भी अपलोड नहीं हुई क्या? सेकंड चैप्टर की फॉर्मूला शीट नहीं मिली? फॉर्मूला शीट बन चुकी है, भिजवा दूं? किसमें कैसे भेजते होंगे? नोट्स के फॉर्म में? चलो मैं आज नहीं कल, अब आज तो चलो नहीं होंगे, तो कल मैं आपको फॉर्मूला शीट भिजवा, बन चुकी है आपकी फॉर्मूला शीट, आपने लास्ट टाइम बोला था ना, मैंने बना ली थी फॉर्मूला शीट सेकंड चैप्टर की, अगर नहीं मिली तो मैं आपको भिजवा दूंगी, ठीक है? केमिस्ट्रीइंग हो रही है, क्लियर हो रहा है, क्या बात है? चलो मैं एक और बार समझाऊंगी आपको, आप टेंशन मत लेना, इसी चीज को हम और साइड कर लेते हैं ताकि इसको हमें डिलीट ना करना पड़े, ठीक है? चलो मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ, फिर हम समझेंगे इसको। अब आप बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल समझना, इसी का एक और एग्जाम्पल समझना। अब मैम ने बोला ये एक एटम है, मैम ने बोला पता है ये एक एटम है, ठीक है,
ये एक एटम था, बीच में न्यूक्लियस है, यस मैम। बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस मैम, ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब मैम ने बोला कि यार एक और इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा हूं मैं, अब की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। पहले तो बेटा कैटायन एनायन आपको पहले ही दिमाग में होना चाहिए। कैटायन एनायन में कंफ्यूज हो गए ना तो ये तो कभी नहीं समझ में आने वाला। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन। कैटायन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और पॉजिटिव चार्ज आता है एटम के ऊपर, एनायन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है और नेगेटिव चार्ज आता है एटम के ऊपर। पहले तो ये दिमाग में हमेशा रखना, ठीक है। जो ऊपर 2 लाइन लिखी वो हमेशा के लिए याद रखना। मेरे ख्याल से आप बहुत ही बचपन से पढ़ के आए हो तो ये तो पता ही होगा, है ना। चलो अब भाई सेम कहानी, कहानी में ट्विस्ट क्या है, घर था, ठीक है, ये घर था, कैसे घर, ये घर है, ठीक है, ये घर है, ठीक है मैम, समझ गए। अब पहले एक बच्चा था, है ना, इसका नाम था, क्या नाम ले ले बताओ, इसका नाम था पानू। पहले पानू अकेला इंसान है, या ऐसे मान लो इसका नाम है क्या नाम रख ले यार, नाम ही समझने में, अभी रिपीट बेटा, आप टेंशन मत लो, अगर आपको वाला कंसेप्ट नहीं आया ना तो इधर से आ जाएगा, दोनों चीजें एक ही बात है, ठीक है। तो एक का नाम है शिवानी बड़ा नाम हो गया, लड़कियों का नाम ही नहीं याद आ रहा मेरे को, हाँ, इंटू पिंटू, चिंटू मान लो, चलो चिंटू, ठीक है, चिंटू, फिर मम्मी, ठीक है, क्यूट सी मम्मी, फिर उसके बाद पापा, गुस्से वाले पापा, ठीक है, पापा, ठीक है, यस मैम। अब इनका एक और बेबी हो गया, है ना, पानू आ गए इन द हाउस, गाइस, ठीक है। अब आ गया हमारे पास एक छोटा सा एक और बेटा, ये पानू। अब मुझे एक बात बताना, पहले एक बच्चा था, पूरा फोकस उस पे था, अब एक और बच्चा है, अब क्या होगा, अब पानू भी आ गया तो क्या होगा, अब पहले एक पे गुस्सा था, अब 2 पे होगा, यानी कि क्या पहले, अब मुझे आप एक बात बताइए, जो पेरेंट्स थे, जो दोनों के दोनों पेरेंट्स थे, क्या वो अब चिंटू पे ही सारा गुस्सा उतारेंगे? नो मैम, सारा गुस्सा, सारी प्रॉब्लम चिंटू को देंगे? नहीं, अब तो पानू भाई साहब भी आ गए ना, थोड़ा बहुत तो सुनेंगे ही, बने ही सुनने के लिए, है ना। तो पानू भाई साहब आ गए, उनको भी तो डांट पड़ेगी ना, अभी उनको भी तो डांट पड़ेगी, यस और नो। अब आप एटम के हिसाब से देखना, ये एक एटम है, अगर आप कंफ्यूज हो गए ना, मैं आपको हर चीज ऐसे समराइज कर दूंगी कि रट जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी, प्रॉमिस कर रही हूं मैं आपसे, बस सुनते रहना ध्यान से बातों को। पहले न्यूक्लियस मान लो ये है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहा है, यस मैम। आपने बेटा एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब सोचना, ये न्यूक्लियस बैठा हुआ है छोटा सा, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा एक ऐसे करके न्यूक्लियस है, ऐसे चलो ऐसे कर लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, बाहर एक शेल है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब आपने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ये और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा उस इलेक्ट्रॉन पे भी, एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जब आया तो न्यूक्लियस इसे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा। पहले वो 4 इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है, अब एक और आ गया तो उसने बाकियों से अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम कर लिया, बाकियों से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं ऐसे दिखाऊंगी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट गया, यानी कि पहले वो तेज से खींच रहा था 5 को पकड़ के, 5 इलेक्ट्रॉन है सपोज, ऐसे खींच रहा है, इधर आ जा मेरे पास, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर से थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोड़ा हल्का सा, और उसको भी घसीटने में मेहनत करने लगा, यानी कि अब की एटम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले ऐसे हो रहा था ना, वो ऐसे हो गया, एटम का साइज पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। रीजन समझे आप? रीजन समझ रहे हो, यस और नो इन द चैट बॉक्स, क्या आप रीजन समझ रहे हो? अब मैम ने क्या बोला, मैम ने बोला कि जो एटम का साइज है वो इंक्रीज कर गया, फिर आपने बोला मैम हमको रीजन समझा दो, आपने बोला कि मैम ये हटा के हमको एक बार रीजन समझा दो, तो रीजन सुनना बहुत ध्यान से, है ना, इसका रीजन सुनो, रीजन ये बेटा, एटम का साइज इस बार एटम का साइज इंक्रीज इसलिए किया, एटम का जो साइज है वो इस बार इंक्रीज किया, और इंक्रीज इसलिए किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो स्प्रेड हो गया, है ना। और जब वो स्प्रेड हो जाएगा तो आप बोलोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा न्यूक्लियस का बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स के लिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका कम हो जाएगा? न्यूक्लियस का रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। पहले मम्मी पापा एक बच्चे पे फोकस थे,
दूसरा बच्चा आया तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपना फोकस दूसरी तरफ भी डाइवर्ट किया। अब इतनी स्ट्रिक्टनेस, उतनी ज्यादा गुस्सा, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम उस एक बच्चे के लिए नहीं, अब दोनों के लिए बट गई। सिमिलरली पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केवल कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स पे था, अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उधर भी थोड़ा लगने लगा, जिसकी वजह से उसने बाकी इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किया, और उसकी वजह से एक एटम का साइज थोड़ा सा आपको बोलोगे आपको न्यूट्रल एटम से इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। अभी बताओ आया? अब मैं इसको समराइज करती हूँ, अब हम इसको जल्दी से समराइज करते हैं, ठीक है, ताकि अगर आपको नहीं भी आया होगा तो आपको आ जाएगा। सबसे पहले बेटा एक एनायन है, एनायन में इलेक्ट्रॉन जो होता है, एनायन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। एक नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो पहले एटम ऐसे हुआ करता था, अब एक नया इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर से थोड़ा थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटा रहा है, उधर भी लगाने लग गया, ठीक है, तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा एनायन का। फिर उसके बाद बेटा एक न्यूट्रल एटम में क्या होता है, न्यूट्रल एटम से एनायन का, एक नॉर्मल एटम देखो और एक एनायन देखो, तो उसमें एनायन की एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाती है। रीजन आप सब समझ ही गए हो, क्योंकि एनायन में इलेक्ट्रॉन्स जो एक और नया आ गया, इलेक्ट्रॉन जो एक और नया आ गया, उस पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना होता है। और अगर हम कैटायन की बात करें तो कैटायन में क्या होता है मैम, कैटायन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को तेज से पकड़ लेता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो बचे हुए को तेज से खींचने लगा तो एटम का साइज हल्का सा डिक्रीज किया। तो हम बोलते हैं एटम का साइज मतलब एटॉमिक रेडियस। बेटा जब भी हम एटम का साइज बोल रहे हैं वो एटॉमिक रेडियस एक ही बात है, ठीक है, रेडियस से ही तो आप साइज निकालते हो, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ऐसे घसीट रहा है कि भाई तुमको नहीं जाने दूंगा, एक तो चला गया, अब तुम नहीं जा सकते। तो यहाँ पे एटम का साइज थोड़ा सा डिक्रीज करता है। तो आप बोलोगे न्यूट्रल एटम से अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्मल एटम से, तो ये कहानी होती है। इसी को अगर बेटा मैं समराइज कर दूं तो आप क्या बोलोगे कि एक एनायन की रेडियस सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद एक न्यूट्रल एटम की रेडियस होती है, फिर उसके बाद बेटा एक कैटायन की रेडियस होती है। समराइज करके इससे ये कहानी बनती है। इन द सेट बॉक्स तुमको पता है तुम्हें क्या लिखना है, इन द सेट बॉक्स तुमको पता है तुम्हें क्या लिखना है। समझ गया क्या? हमारे सारे के सारे बच्चे समझ गया? इन द सेट बॉक्स क्या हमारे सारे के सारे बच्चे समझ गया? भाई एक लाइन में यार देखो, फिर वही वाली बात होती है, फिर मत कहना एक लाइन में ये चीज पीपीटी में लिखी हुई है तुम रट लो, लेकिन मतलब क्या होगा आप समझ रहे हो। देखो 10th की जो केमिस्ट्री होती है ना बेटा, वो बहुत डिफरेंट होती है 11th से। आई कैन अंडरस्टैंड आप टीचर्स को कंपेयर करते हो, आप सब चीज कंपेयर कर लेते हो, बट आप कभी सिलेबस भी कंपेयर करो, आप सिलेबस भी कंपेयर करो, कहाँ 10th का सिलेबस है, कहाँ 11th का सिलेबस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको हर चीज मैं प्रॉमिस कर रही हूं इतने डिटेल में जाके बताऊंगी कि आप कहीं भी नहीं पढ़ोगे उतने डिटेल में। उसका रीजन ये क्योंकि मैं चाहती हूं आप जब भी कोई क्वेश्चन देखो, कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको बस ये होना चाहिए ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा डेप्थ में जाके बस इसीलिए समझाया है, और मैं हर टॉपिक को जहां लगता है वो इसीलिए डेप्थ में बता रही होती हूँ, क्योंकि वो चीजें आपके लिए आगे भी काम आ जाएंगी। कभी किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठोगे ना तो मैम गारंटी दे रही है ये बेसिक चीजें आपको बहुत बहुत काम आएंगी आगे भी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप थोड़ा सा ऐसा सोच लेते हो ये तो बहुत डिफिकल्ट है यार ये ऐसा, बट ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और मैं हूं तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके ही पढ़ाऊंगी। दिस इज माई काइंड ऑफ कोर्स टीचिंग, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री को उड़ा दोगे जब तक तो वो नंबर भी तुम्हारे उड़ा देती है। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपकी मार्कशीट में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, आपको पता है। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मान लो आपने लिया, बायो लिया, तो फिजिक्स और बायो या फिजिक्स और मैथ्स में तो आप वैसे ही बहुत फोकस्ड होते हो। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको सब हल्के में ले रहे होते हैं, और यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है एंड ऑफ द टाइम, है ना, आखिरी में इसी में दिक्कत होती है। तो केमिस्ट्री होनी चाहिए अपनी क्लास में और कुछ नहीं। तो क्या आप सभी को ये चीज समझ में आ गई? इफ यस तो जल्दी से क्लियर लिख दो, इफ नो तो फिर वैसे तो मैंने काफी बार बता दिया है, बट फिर क्या ही कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं बताओ। तो यहीं पे एक लाइन लिखी हुई थी कि एनायन की रेडियस ज्यादा होती है, फिर न्यूट्रल एटम की होती है, फिर उसके बाद कैटायन की होती है। बता दो बेटा, बता दो। परफेक्टली क्लियर है? परफेक्टली एकदम क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक एनायन में मैं एक लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर, एनायन का मतलब होता है सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, एटम जो है वो बाकी इलेक्ट्रॉन से अपना फोकस हटा के थोड़ा उसकी तरफ भी फोकस डाल देता है, ठीक है, यस मैम। तो एक एटम का जो साइज है वो थोड़ा सा स्लाइटली एटॉमिक रेडियस या साइज जो भी बोल लो इंक्रीज होते हुए दिखती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। अगर कैटायन है तो एक इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल रहा होता है, बाहर निकलेगा तो जो
जो अपना न्यूक्लियस बैठा हुआ है वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे तेज से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया कि वो तो चला गया पर तुमको नहीं जाने दूंगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कर देगा और एटम का साइज थोड़ा सा कम होते हुए दिखेगा। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज एनायन का होता है, फिर न्यूट्रल एटम का, फिर कैटायन का। आपको क्वेश्चन कैसे देगा? आपको क्वेश्चन देगा जैसे सपोज एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन नेगेटिव है, एक नाइट्रोजन पॉजिटिव है, कुछ भी ऐसा मान लो, और बताओ किसका साइज सबसे बड़ा है, किसका छोटा है, अरेंज करो। तो आप बोलोगे मैम नेगेटिव वाला ज्यादा होगा, फिर न्यूट्रल होगा, फिर पॉजिटिव होगा। अब इस तरीके से आपको बोल सकता है, मैंने ऐसे ही ले लिया, एक्स वाई जेड ले लो, एक एक्स है, एक एक्स है, एक एक्स पॉजिटिव है और एक एक्स नेगेटिव है ना। तो ऑफ कोर्स पहले नेगेटिव आएगा, फिर न्यूट्रल आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, है ना, इसके कंपैरिजन में। अच्छा एक ऐसा भी आता है, वाई है नेगेटिव, वाई है 2 नेगेटिव, वाई है 3 नेगेटिव, बताइए किसका एटम का साइज बड़ा है। अब यहाँ पे एज ए सेड आपको एलिमेंट लिख देगा। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना बेटा, एक बार कंसेप्ट, अब हम 118 एलिमेंट के लिए नहीं पढ़ सकते ये चीज, लेकिन अगर कंसेप्ट पढ़ लिया ना तो 118 से 120 एलिमेंट भी पूछ लेगा तो आप बता लोगे, है ना। तो ये होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑफकोर्स सबसे ज्यादा एनायन इसका ज्यादा है ना, एनायनिक रेडियस सबसे ज्यादा इसकी है, फिर उसके बाद Y2 नेगेटिव की है, फिर Y नेगेटिव की है। तो बस जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज बढ़ता चला जाता है। तो बस यही कहानी थी। बता दो यार क्लियर है या नहीं? हाँ 2 प्लस का मतलब है +2, +2 प्लस लिख दो चाहे +2 लिख दो, एक ही बात है। बताओ परफेक्टली क्लियर है क्या? हम आगे बढ़ जाएं इसे हटा के। परफेक्टली क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट खत्म होता है, हम आएंगे इसके ट्रेंड और एक्सेप्शंस वगैरह पे। वेरी गुड वेरी गुड, चलो भाई क्या बात है, क्या बात है। मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ गया। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। नंबर 1 सबसे बड़ी इसकी एटॉमिक रेडियस होती है, सेकंड नंबर पे इसकी एटॉमिक रेडियस होती है और थर्ड नंबर पे कोवेलेंट होती है। पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से ये, है ना। चलो अच्छा एक टर्म आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आ गया या आयनिक रेडियस में आ सकता था, चलो कोई नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज समझो। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, स्पीशी मतलब एटम्स, या एटम हो गया, आयन हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, एलिमेंट हो गया, कुछ भी, है ना। ऐसे एटम्स, ऐसे स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर आ जाए। आइसोटोप पढ़ा है, यस मैम, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार पढ़ा है, यस मैम, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स पढ़ा है, यस मैम, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ लो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो आइसो इलेक्ट्रॉन बोलते हो। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे हो सकता है मैम? कोई एक एग्जांपल समझना, यहीं पे लिया हुआ है। पहले बेटा मैंने सोडियम उठाया, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस मैम। सोडियम के बाद मैंने नियॉन उठाया, मैम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके बाद मैंने लास्ट में उठा लिया फ्लोरीन, मैम इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर मैंने आपको बोला अगर बेटा मैं नियॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे मैम ये 11 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैम नोबल गैस से नहीं लेगा, ठीक है। मैंने आपको बोला मान लो इसके आयनिक फॉर्म में हम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगी, चलो XYZ कुछ भी मान लो, एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे बेटा तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हाइपोथेटिकली हम ये चीज सोच सकते हैं। फ्लोरीन से अगर मैं फ्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये क्या बनेगा? हाँ ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने? एक मिनट, अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो नेगेटिव आयन आता है। मान लो आपने ले लिया, सॉरी इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज एक आएगा तो 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। चलो आप इसको ऐसे समझो, मैंने आपको एक्चुअली नियॉन से कंपेयर करा दिया। नियॉन एक नोबल गैस है तो आप नियॉन को पहले स्टेबल मान लो, रुको वेट, है ना। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस मैम, ठीक है। अब मैं सोडियम को लाई, क्योंकि नियॉन ऑफ कोर्स हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक नोबल गैस है तो हमें हाइपोथेटिकली क्यों मानना, रियलिटी में मान लेते हैं। मान लो सोडियम को लेके आई, सोडियम के पास बेटा 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैंने इसी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, यस और नो। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, Na पॉजिटिव जिसे आप बोलते हो, यानी कि मैम आप ये कह रहे हो कि आपने Na की जगह Na पॉजिटिव बना दिया इसको। मैंने कहा बेटा Na पॉजिटिव बना दोगे तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यस मैम। फ्लोरीन को लाओ, फ्लोरीन, इस फ्लोरीन में होते हैं टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यस मैम। मतलब मैम आपने इसको फ्लोरीन आयन बना दिया क्या? हाँ जी बेटा, F नेगेटिव बना दिया मैंने इसको। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे एक चीज दिखी कि इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपने इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज किया है वो अलग बात है, पर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया या इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अगर बचे हुए स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं
तो उसे आप क्या बोलते हो, उसी कंडीशन को आप बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। काफी ऊपर नहीं हो गया, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसी को आप बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या आप सभी को समझ में आया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दो या उसको इलेक्ट्रॉन दे दो लाके, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन के चेंजेस हो जाएंगे। तो अगर आप उसको देखते हो किसी और एटम से जिसके बराबर उसके इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वो दो स्पीशीज को आप बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। चलो नहीं आया तो एक और बार सुनना ध्यान से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर एटम्स, है ना, मैंने बोला स्पीशीज कुड बी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, है ना, और एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, और मॉलिक्यूल दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द टर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इक्वल इलेक्ट्रिक और इक्वल चार्ज। एक ऐसा एटम, कुछ भी ऐसे एटम, कोई ऐसे एटम्स जिनके बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बराबर होगा मैम? ये न्यूट्रॉन थोड़ी है जो आप प्लस माइनस ए माइनस जेड करके निकाल लोगे। तो मैंने बोला हाँ वैसे नहीं निकाल सकते, पर क्या मैं किसी एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लूं या उसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, तब तो मैं बोल सकती हूँ ना। तो बिल्कुल बोल सकते हो, तो उसे आप बोलते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इन द चैट बॉक्स मैं इसी तेज करती हूँ तो मुझे ठंडी लग जाती है, मैं इसी धीरे करती हूँ तो मुझे गर्मी लग जाती है। क्या हो रहा है ये? कौन सा ऐसा एक टेम्परेचर क्यों नहीं है जिसपे मैं सस्टेन कर पाऊं? ऐसा कोई दुनिया का टेम्परेचर ही नहीं बन पा रहा है। हाँ जी भाई, क्या आपको ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ समझ आ गया? केमिस्ट्रिंग हो रही है क्लास में या नहीं हो रही है? हाँ जी भाई, इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? छुट्टी मत बोलना, छुट्टी बोलोगे 10 मिनट एक्स्ट्रा ना कर दिया ना, फिर देखना तुम। छुट्टी बोलोगे ना 10 मिनट एक्स्ट्रा ही करके जाऊंगी, पहले बोल दे रही हूँ। बोलो तुम छुट्टी 10 मिनट एक्स्ट्रा, आज झेलना 10 मिनट एक्स्ट्रा। जितनी बार छुट्टी उतने मिनट काउंट होते जाएंगे। छुट्टी छुट्टी बोलोगे उतने, हर एक छुट्टी बोलने पे 1 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता है। तो छुट्टी बोलो और एक मिनट एक्स्ट्रा करवाओ। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है आगे, जहां से क्वेश्चन बनता है, वो होता है ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक रेडियस, या जो भी आप अभी आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे उनका ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है उनमें, और टॉप टू बॉटम आने में क्या होता है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस, तो चलो समझते हैं लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस क्या करती होगी और टॉप टू बॉटम क्या करती होगी। अब हम इसको ऐसे ही ऑफकोर्स इस एक्सेप्शन से पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टली तो यम पॉसिबल है, यम पॉसिबल, इट्स यम पॉसिबल, है ना। तो थोड़ा तो डिटेल में जाना ही पड़ेगा अगेन, है ना, थोड़ा तो डिटेल में जाना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा आ जाते हैं डिटेल में। हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक रेडियस की, ठीक है। हमने एटॉमिक रेडियस के 4 टाइप्स पढ़ लिए। एक होता है कोवेलेंट रेडियस, एक होता है आयनिक रेडियस, एक होता है मेटालिक रेडियस, है ना, एक होता है वैन डर वाल रेडियस। तो 4 टाइप की रेडियस होती है एटॉमिक रेडियस। यस मैम। अब बेटा हम इसका ट्रेंड जानेंगे। ट्रेंड का मतलब होता है, ट्रेंड का मतलब होता है नंबर 1, यानी कि टॉप टू बॉटम आते टाइम उनमें क्या ट्रेंड देखने को मिलेगा, टॉप टू बॉटम आने पे क्या देखने को मिलेगा। एंड दूसरा होता है आपके पास लेफ्ट टू राइट जाने पे, अलोंग अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप, आप इसको बोलते हो। टॉप टू बॉटम, अच्छा लिख ही दो, टॉप टू बॉटम मतलब डाउन अ ग्रुप। दोनों में से कुछ भी आ जाए भाई, तुमको पता होना चाहिए, डाउन अ ग्रुप, ठीक। यानी कि अगर मैं एक ग्रुप में नीचे बढ़ती जाऊं तो एटम का साइज में क्या इफेक्ट आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, चलो देखते हैं। ग्रुप 1 उठा लो, ग्रुप 1 के एलिमेंट उठा लो। ग्रुप 1 क्या होता है? ग्रुप 1 के एलिमेंट में मैम है ली ना का रब से फरियाद, है ना, है ली ना ठीक है। फिर इसके नीचे आता है का, है ली ना का, अब मैम ने इसका एटम की रेडियस ऐसे क्यों बनाई, क्योंकि आपको पता ही इस तरीके से दिख रहे होते हैं। हाइड्रोजन होता है 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, इसमें होता है 2,1, तो 2 रेडियस, दो शेल। इसमें होती है 2,8,1, नॉर्मल बता रही हूं मैं अभी। इसमें होता है 2,8,8,1, हम सभी को पता ही होता है। तो डाउन अ ग्रुप बेटा जब मैं मूव कर रही हूं किसी में भी, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है। चलो बताओ, पहले आपने बोला नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रही है। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएगी तो क्या एटम की रेडियस बढ़ेगी या कम होगी? एटम की रेडियस क्या होती है मैम? 2 एटम्स के बीच की बॉन्ड की डिस्टेंस जो होती है। अब मान लो ये पोटेशियम था, है ना, ये पोटेशियम था, इसकी डिस्टेंस बनाई मैंने पोटेशियम से, है ना, ऐसा कुछ भी मान सकते हो आप, है ना। तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी या फिर जो हाइड्रोजन को बनाया उसकी? कोई भी बॉन्ड बना रहे हो, कोई भी रेडियस बना रहे हो, सोच के बताओ ना।
पोटासियम, अच्छा कल हमने जाना था कैल्शियम, पोटासियम है ना, पैरामीशियम तो ये सीएम हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे भाई पोटासियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी इसकी, आप एसपीडीएफ में कर लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंसेप्ट समझो बस। नंबर ऑफ शेल्स किस में ज्यादा है मैम, पोटासियम में ज्यादा है, तो उसकी एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। तो आपको पता है रीजन बेटा पूछता है, मैं आपको पहले ही पूछता हूँ, आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, रीजन पूछेगा, ठीक है। तो आपसे अगर कोई भी पूछेगा डाउन अ ग्रुप आते टाइम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों करती है, तो आप बोलोगे मैम एटॉमिक रेडियस इसलिए इंक्रीज करती है क्योंकि उसका रीजन है कि नीचे आते टाइम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है। मैं आपको ये भी बता दूं, चलो नीचे लिख भी देते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो भी इंक्रीज करता है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि ज्यादातर क्वेश्चन इससे नहीं भी पूछा जाएगा, ये बहुत इजी कंसेप्ट है जो आप बहुत अगर आपसे पीरियोडिक टेबल डिलीट नहीं होता आपके सिलेबस में तो आपको ये पढ़ा दिया जाता वहीं पे, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। आपको एक्सेप्शन से क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको फिर लेफ्ट टू राइट जाने पे भी क्वेश्चन आते हैं। चलो खैर, हमसे क्या हम इसको साइड कर देते हैं। अब हम आते हैं बेटा सेकंड कंसेप्ट में। सेकंड कंसेप्ट होता है टॉप टू बॉटम, सब समझ गए ना, क्लियर है ना सबको, टॉप टू बॉटम तो क्लियर है ना, बता दो क्लियर। जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे, अच्छा इसके बाद पता है मैं कौन सा चैप्टर कराने वाली हूं, रिडॉक्स कराऊंगी, रिडॉक्स रिएक्शंस। इसके बाद तो तुम लोग एक हफ्ते तो मिलोगे नहीं मुझसे, याद नहीं आएगी तुम्हें मेरी, हाँ मिस नहीं करोगे मुझे, ऑब्वियसली नहीं करोगे। मैं तुम्हारे घर आके थोड़ी तुम्हारे साथ खेलती थोड़ी हूँ जो तुम मुझे मिस करोगे, पढ़ाती हूँ, पढ़ाई को कैसे मैं पढ़ाई को तो तुम मिस कभी कर नहीं सकते। चलो ठीक है कोई नहीं, हाँ लेकिन उसके बाद मैं रिडॉक्स रिएक्शंस कराऊंगी क्योंकि वो ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ये चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब यार देखो अब वन शॉट तो है नहीं तो थोड़ा डिटेल में तो जाएंगे, तो 4-5 क्लास तो लगी जाएगी, 4-5 तो लगी जाएगी क्लास, ठीक है। बट यस ये करेंगे हम इसके बाद रिडॉक्स, फिर रिडॉक्स के बाद हम आ जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले पे, और फिर केमिकल बॉन्डिंग के बाद मैं सोच रही हूँ ऑर्गेनिक पे जंप करने की। बाकी मैं खैर आपसे एक बार पूछूंगी उसके बारे में कि आपके स्कूल्स में क्या चल रहा है, तो जो मेजोरिटी होगी हम उस पे ही चल लेंगे, ठीक है। ठीक है, नो क्या लिख रहे हो, छोटा सा चैप्टर खत्म करो इनऑर्गेनिक का, छोटा सा चैप्टर है यार, ये खत्म कर देना, रिडॉक्स खत्म कर लेना बेटा, वो बहुत छोटा सा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर पे जाओगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, समझ रहे हो, क्योंकि फिजिकल आपकी एक तरीके से धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, तो फिर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते उसमें। तो पहले रिडॉक्स कर लेंगे हम, फिर उसके बाद आएंगे हम उस पर क्या बोलते हैं उसको, केमिकल बॉन्डिंग वाले पे, ठीक है। चलो भाई ये हटा दूं मैं, यस मैम। तो ये मेरे ख्याल से सब समझ गया होगा, सब समझ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ गया। हाँ ये कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स फिर इक्विलिब्रियम फिर ऑर्गेनिक हम बाद में कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला रिडॉक्स पहले कर लेना है, रिडॉक्स छोटा सा चैप्टर है, खत्म कर देंगे अपन। चलो भाई सेकंड पे आते हैं, अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड बेटा हमारे पास है ट्रेंड, इसको मैं थोड़ा सा साइड भी कर लूं, बल्कि सेकंड ट्रेंड बेटा आपके पास होता है एटॉमिक रेडियस का, सेकंड होता है हमारे पास लेफ्ट टू राइट, जिसे आप बोलते हो along a period, यानी कि जब हम एक पीरियड में आगे बढ़ते हैं, तब क्या ट्रेंड होता है। अब बहुत दिमाग की बात है, आप सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। देखो पहले तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर टॉप टू बॉटम कोई चीज इंक्रीज करती है ना तो लेफ्ट टू राइट वो चीज डिक्रीज करती है, या वाइस वर्सा बोल दो, अगर टॉप टू बॉटम कोई चीज डिक्रीज करती है ना तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। पहली चीज ये पहली चीज हुई बेटा। अब मेरी दूसरी बात बड़े ध्यान समझना, क्योंकि रीजन से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि बेटा दोनों में से किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, रीजन दीजिए क्यों ज्यादा है। तो रीजन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप देखो, आप स्कूल का पेपर है, स्कूल के टीचर्स बनाएंगे अपने हिसाब से बनाएंगे, डिफिकल्टी लेवल कितना इजी रखना है ये उनके ऊपर होता है, बट आपको कंसेप्ट पूरा आना चाहिए, ये आपका काम होता है कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। आप सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, कोई भी एक ग्रुप उठाओ, कौन सा उठा ले, लिथियम वाला उठा लो, सॉरी पीरियड लिथियम वाला उठा लो, लिथियम फिर बेरिलियम फिर बोरॉन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर उसके बाद फ्लोरीन फिर उसके बाद नियॉन, ऐसे एटम्स आते हैं। अब आपको पता है अगर टॉप टू बॉटम आने पे एटम का रेडियस बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है उसका एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट में भी मैम हम क्लियर है एकदम, हमें ये भी पता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट बोल रहे हो तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा। लेकिन रीजन क्या है, अब आपको मैं बताती हूँ रीजन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या रीजन बोलते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको एक रीजन बताती हूँ मैं, जो रीजन स्टूडेंट्स को लगता है कि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, है ना, तो लेफ्ट टू राइट मैम नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज कर रही होंगी,
और इसीलिए मैम ये होता होगा कि एटॉमिक रेडियस होता है। बट आप ये याद रखना बेटा, ये रीजन एकदम गलत है, ये रीजन एकदम गलत है। दिस रीजन इज नॉट करेक्ट, दिस रीजन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्वेश्चन आता है मैम क्यों, तो चलो देखना। लिथियम क्या होता है बेटा 2,1, बेरिलियम क्या होता है 2,2, बोरॉन 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 एंड 8। नंबर ऑफ शेल्स तो सभी में 2-2 है, तो एटॉमिक रेडियस कैसे कम हुई? नंबर ऑफ शेल्स देखो तो 2-2 ही तो शेल्स हैं। अगर 2-2 शेल्स हैं तो एटॉमिक रेडियस कैसे कम हुई भाई? ओ भाई साहब, ओ हेलो हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग भैया जी, गुड मॉर्निंग। उठिए सो के, सो गए ना तुम लोग? उठो उठो, जवाब दो, जनता जवाब चाहती है तुम्हारा। क्या होगा? नंबर ऑफ शेल तो कम ही नहीं हुई, तुमने कैसे बोला कि इसकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है? देखो डिक्रीज करती है ये तो तुम्हें दिमाग में पहली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ इंक्रीज करती है तो दूसरे ट्रेंड में डिक्रीज ही करेगी, पहली चीज। लेकिन क्यों करती है? क्यों? वाई 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 दिस वेरी डी? क्या रीजन है इसका? अब इसका रीजन समझना। अगर ये रीजन गलत है तो सही रीजन क्या है मैम? सही रीजन है बेटा, जब आप, अब आपको ड्रॉ करके ही समझाऊंगी। मान लो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कुछ भी ड्रॉ कर लो। लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, फिर बोरॉन आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन आ गया, है ना, ये कार्बन था। यस मैम, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम थी, तो एटम का साइज क्यों डिक्रीज हुआ? अब रीजन सुनना। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2, बेरिलियम में 3, बोरॉन में 4, कार्बन में, बोरॉन के बाद कार्बन ही है ना, गलत लिख दिया क्या? सही है ना? अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन था, सॉरी। हाँ लिथियम होता है 2,1, सॉरी। हाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, केटी टीम इज बैक गाइज। अरे यार जीती हुई टीम हमारी आ जाती है हर टाइम। क्या पढ़ा रहे हो मैम? अब पता है मुझसे बच्चे बोल रहे थे मैम केटी कहाँ है, पूछ ही रहे थे अभी मुझसे। मैं मतलब नॉलेज ट्रांसफर, ये अरे मैं तो यार नीचे खड़े हुआ करो यार मेरी। मैं तो फ्रेम से बाहर चला गया भाई, देख लो। तापुर मैम के लिए यार मुझे थोड़ा नीचे खड़ा होना पड़ेगा। अब हम बराबर हाइट पे आ गए। अब तापुर मैम मुझसे ज्यादा लंबी हो गई। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके? क्या पढ़ा रहे हो आप? ये तो मुझे भी आता है। हाँ मतलब हमारी तो केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब इंटेलिजेंट हम लोग, ऑफ कोर्स नॉलेज थी। पर चलो आप एक, अच्छा चलो सर एक बात बता दो इसी बात पे। पर मैं यहाँ खड़े होके वो बात बताऊंगा ऐसे। ठीक है कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ। टॉप टू बॉटम एटम की रेडियस जो है वो बढ़ती है, तो एटम का साइज बढ़ता है। हाँ। टॉप टू लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, ऐसा क्यों? हाँ क्यों? जबकि रेडियस तो वो शेल्स तो बराबर है। तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, कर दूं? हाँ, लाओ माइक दो पहले। ठीक है। देखो तापुर उमर एक्चुअली नहीं, अरे इससे क्या, मुझे पता है वैसे भी, है ना। स्लाइड ऐड करूं क्या? नहीं इसी में देखो बीच में जो होता है वो होता है प्रोटॉन, जिसका चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। अपने पास यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका बढ़ जाता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको पुल करेगा। पहले साइज अगर इतना था तो वो अब इसको पुल करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। क्या बात। अरे यार, और इससे मैं आपको बता दूं सर के सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में ही आए थे, है ना? हाँ बिल्कुल, मैथ से भी ज्यादा मेरे केमिस्ट्री में आए थे। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आज के बाद ये आपको मेरी क्लास में कभी नहीं दिखेंगे। पूछो क्यों? मेरी नौकरी पे सवाल आ रहा है। और गाइस मुझे जरूर बताना, मैं अच्छा केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं आती हूँ किसी दिन मैथ्स की क्लास, वैसे 11th की मैथ्स इज लाइक, हाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आऊंगी मैं, वो मुझे आता था। अब भले भूल गई, मुझे ये आता है। ये तो डिफरेंस है, और आता है में। ये तो डिफरेंस है। लेकिन यार देखो सिंपल सी बात है ही केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट अच्छा ही होता है ये सब्जेक्ट। अब मेरे पास कुछ कवर करने की बात ही नहीं बची हुई है। मतलब मेरे को बहुत अच्छा भी लगता था। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मेरे 11th में केमिस्ट्री में ना मेरे आए थे कुछ 47 आउट ऑफ 100, पर 12th में वो मेरे पास आ गए थे 96। 11th में तो केमिस्ट्री में सबके ही कम आते हैं। वैसे मेरे तो 12th में भी नहीं आए थे अच्छे। मेरे 12th में मैथ्स में, और सबसे अच्छे मैथ्स में थे, फिर फिजिक्स में थे। ये हम लोग ने स्वैप कर लिया सब्जेक्ट।
हाँ ये पता है, हम लोग ने भी एक बार बात करी थी, इनके सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में आए थे 12th में और मेरे सबसे ज्यादा मैथ्स में आए थे 12th में। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊं और स्विच कर लिया जाए किसी दिन? यार एक दिन के लिए हम स्विच कर सकते हैं, बिल्कुल कर किसी एक दिन की तो कर सकते हैं स्विच लेते हैं, क्लास। कर लो। 9th की केमिस्ट्री तो मेरे को मतलब यूट्यूब्स पे आती है, बताओ मैं क्या कौन सा कोई भी टॉपिक आप बताओ। ऑरा 9 हो गया आपका, कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज फाइनली कुल्लू भैया ने अपना ऑरा दिखा दिया है। नाउ अब आप लोगों को शोभित सर तक, प्रशांत सर तक, दिगराज सर तक ये बात पहुंचानी है कि कुल्लू भैया भी केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। अब हम मैं आती हूँ किसी दिन बेटा मैथ्स में। नहीं हम घुसने ही नहीं देंगे भाई, मैं ताला लगा दूंगा। और आ भी जाएंगे तो दिखेंगे नहीं ये सिंगल पोडियम में। देखो आज आपको डिफरेंस तापुर मैम ऐसे हो रही है, हाइट इज डिफरेंस इज डिफरेंसिंग, पता नहीं जूते तक हाइट डिफरेंस इज डिफरेंसिंग टुडे। बाय द वे कल ना मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया, एक बच्चा मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कहता है कि सर आप प्लीज तापुर मैम की क्लास में आ जाओ, तापुर मैम इज क्राइंग, तापुर मैम रो रही है। तो मैंने बोला क्यों रो रही है? कह रहे कि मतलब पता नहीं क्या बहकी बहकी सी बातें कर रही है, उनको अपनी फैमिली की याद आ रही है। मतलब सच्ची में उन्होंने ऐसा हुआ है ये बोला उन्होंने, एक बच्चे ने बोला था कि आप तापुर मैम की क्लास में आ जाओ प्लीज, वो रो रही है। मैं निकल गया था तब तक, मैं बस घर पहुंचने ही वाला था। तो कहते हैं आप तापुर मैम की क्लास में आ जाओ, वो रो रही है। और आप मुझे कल अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा याद आ गई थी एकदम से। और मेरी आईज एकदम स्वेल्ड थी, तो ये लोग कहते क्या हो गया, फिर मैं एकदम से उस जोन में आ गई। मैंने कहा मेरे माँ बाप मतलब याद आ जाती है यार, हमें भी आ जाती है। तापुर मैम भी अपनी फैमिली से दूर रहती है, हम भी अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। पर मतलब जो भी है, आप लोगों के लिए हम लोग इतना सेक्रीफाइस करते हैं आप लोगों के लिए, और तो कोशिश क्या करो कि आप भी मतलब अपना 100% दो। यस ट्रू। सच्ची में भैया रो रही थी, मैंने नहीं देखा कभी नहीं, मैंने तो मैं कभी कई बार तो मैं भी रीजन होता हूँ तापुर मैम। मैं कभी नहीं रोती थी। मैं जब से सब यहाँ पे आई हूँ, मैं छोटी छोटी बात पे मुझे रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया कि छोटी छोटी बात मैं सोचती, खुद भी सोचती हूँ बैठ के कि यार मैं तो कभी ऐसी नहीं, मैं रोती ही नहीं थी। मुझे आ जाता है रोना छोटी छोटी बात पे, क्योंकि कई बार तो मैं ही रुला देता हूँ तापुर मैम को। तापुर मैम आ जाओ, आज आप बहुत हंस रहे हो, आ जाओ। आज रुलाता हूँ, रुलाता हूँ, आओ। कह रहे पैसा भी तो है आपका रीजन यहाँ होने का। पैसा तो यार फिर वो तो बेटा रियलिटी पे तुम जा रहे हो, वो तो सच्चाई है। वो तो तुम फिर रियलिटी पे आ गए अभी। जब तुम हमारी एज में आओगे, अभी तुम्हें लगता होगा फिजिक्स केमिस्ट्री जिंदगी है, जब तुम हमारी एज में आओगे तब तुम्हें लगेगा कि दैट्स ट्रू, पैसा जिंदगी है भाई। और ऐसा नहीं, अपने पेरेंट्स को देख के वो बात समझते हैं। ये होता है, वो हम ही लोगों के साथ पार्शियल होते हैं कि आपको पैसा प्यारा है, आपके घर में भी पैसा आ रहा है तो चीजें होती हैं। क्या लिखा था, मैं देखा कि क्या आप पानू हो? मैं नहीं हूँ भाई, मेरी पानी कोई और है। मैं नहीं हूँ भाई, पानू। वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा किसी दिन, फेस रिवील होगा, जैसे मेरा 10 बार फेस रिवील। वो तो मैं इनको अभी हर महीने गूगल पे करती हूँ रिवील ना करने के लिए। ना करने के देखो वाले 2000 नहीं आए हैं मेरे पास अभी। तापुर मैम ने एक बार मेरे से 2000 लिए थे, फिर उसके बाद ये झूठी कहानी है। वो ये इन्होंने मैंने तुरंत वापस करे थे आपको। कहाँ है वो? दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। वो बस दूसरे बैंक से किया था इसलिए था। प्रूफ दिखाओ ना, मैं बच्चों को प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारा नंबर तो नहीं दिख जाएगा इसमें। लाई इज लाइंग, लाई इज नॉट लाइंग, आई एम क्या वो जो भी है। तापुर मैंने बैंक ट्रांसफर किया था, स्कैन नहीं किया था, और इस इंसान ने आज तक ये बात पूरी दुनिया को बताई हुई है। अरे मैंने दिए हैं पेड। हाँ ठीक है, नीचे भी नंबर है भाई, रहने दो। नीचे भी नंबर है, ये तो रिस्की हो जाएगा। क्या मतलब इसका मुझे सबको पैसे देने पड़ जाए? तो गाइज मतलब फैला दो इस बात को। तापुर में हमने कुलदीप सर के नहीं दे दिए थे यार, वापस दिए थे भाई मैंने, दे दिए ऐसे। और 2 की जगह 3 दिए थे, वो भी तो बताओ। 2 की जगह 3 नहीं दिए। आगे बढ़ते गाइस। चलो यार गाइस बाय बाय। गाई कह रहे, चलो यार गाई। ओके गाइस, गुस्सा आ गया कुलदीप सर। बाय 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 ब्रो। एक बार यार ये वाला तो स्क्रीनशॉट तो बनता है गाइस, ऐसे वाला, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। मैं बस आधा यार मत करो ना यार, मेरी हाइट। चलो बाय बाय। यही लोग मुझे कॉम्प्लान की याद दिलाते हैं बस, वरना नहीं आती है मुझे। काश पी लेते। काश पिया तो था वैसे, मैंने सच बताऊं आज दिल से। ये बाहर से गेट ही नहीं खोल रहे। गेट नहीं खोल रहे, देखा हमारे। फिर तुम लोग कहते हो लेट ओपी। ये हमारे कैमरामैन जो हैं ये बहुत खुश रहते हैं अपनी जिंदगी में, यही हमें लेट करते हैं, समझ रहे हो? हमें आने नहीं देते, कभी जाने नहीं देते, यही करते हैं ये सब। डार्क क्या डार्क हो गया? लाइट खोल लो बेटा अपने घर की। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये अच्छा था, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या होगा? अभिषेक खोल दो भाई। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। तो जैसा कि गुल्लू भैया ने आपको बताया, वो सही रीजन था।
शेल का रीजन मत लिख के आना, वो गलत हो जाएगा। शेल का रीजन मत लिख के आना, अगर आप शेल का रीजन लिखोगे गलत हो जाएगा। यहां पे रियलिटी होती है बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है। मैं आपको एक और बात बताती हूं, आप बोलोगे तो इजी था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, ये भी लिख के आओगे नंबर कट जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट द रीजन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसकी वजह से बेटा इंक्रीज कर जाते हैं, इसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर जाते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, अब ये भी लिख के आओगे तो रीजन गलत है, तो करेक्ट रीजन एक बार में बताओ ना मैम। नहीं, तीनों चीजें समझनी चाहिए। इसकी वजह से बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और जब भी बेटा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो एटम का जो साइज होता है, यानी कि जो आपका एटॉमिक साइज हुआ, वो डिक्रीज कर जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है। समझे? आप सुना मेरी बात को ध्यान से। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, यस मैम। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 3, कार्बन में 4। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा और साइमल्टेनियसली प्रोटॉन भी बढ़ा, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं ना, अब प्रोटॉन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। अच्छा प्रोटॉन तुम बढ़ रहे हो, अच्छा प्रोटॉन तुम बढ़ रहे हो, मैं तुम्हें खींचूंगा अपने तरफ। तुम बढ़े, मैं तुम्हें ज्यादा खींचूंगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। भाई पहले 4 लोगों को पकड़ा था, एक और कोई आगे बाहर से 5वां लोग पकड़ना है, तेज से खींचो और तेज से खींचो। ऐसा करने की वजह से बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब भी न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो उस टाइम पे आप बोलते हो कि एटम का साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो आपने एक चीज समझ ली कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, द रीजन इज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं। Whereas लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, द रीजन इज क्योंकि नंबर ऑफ शेल डिक्रीज करती है। नहीं मैम, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं, ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। जैसे आप कई जगह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से भी सुनने लगोगे, तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, एंड दैट इज द रीजन मैम कि एटम का साइज डिक्रीज कर जाता है। अगर आपको ये चीज बहुत जल्द समझ में आ गई है तो आपको पता है आपको क्या लिखना है। अगर आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको पता है आपको क्या लिखना है। जल्दी से समझ आ गया क्या? हमारे सारे के सारे मतलबी लोगों को इसका मतलब समझ आ गया? न्यूक्लियर चार्ज मतलब बेटा न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियस में क्या बैठा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा है। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता, तो बीच में क्या बैठा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने लग जाते हैं। जैसे ही नंबर 1 इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, यही तो होता है। Z = P = E पढ़ा है सबने न्यूट्रल एटम के लिए। इलेक्ट्रॉन आ रहे तो प्रोटॉन आता जा रहा है, प्रोटॉन आ रहा है वो और तेज खींच रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन को और तेज खींचो, और इसकी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, जिसे आप बोल रहे हो न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है? तो बेटा आपको पता है क्या लिखना है? समझ आ गया तो बता दो। इन द सेट बॉक्स तुमको पता है तुम्हें क्या लिखना है। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। किससे पढ़ रहे हो? क्यों इतने होशियार होते जा रहे हो? चलो यही लिखा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। फिर तुम ये मत कहना मैम ये चार्ट दिखा देती ना, पहले हम समझ जाते। नहीं, अब तुम्हें इस चार्ट में भी कुछ अलग चीजें दिख रही होंगी। बहकी बहकी बातों में तेरी धीरे धीरे आने लगी, बस ऐसे बहकी बहकी चार्ट सा दिखा। जैसे आपको एक ऊपर ही अगर ध्यान से देखो, थोड़ा सा ज्ञान से मत देखो बेटा, ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे यहाँ पे कि एक एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस दिख रहे हैं, वो अभी हम आएंगे उस पर। फिलहाल जनरल ट्रेंड क्लियर हुआ, वेरी गुड। केमिस्ट्री में से एक्सेप्शन एंड आ चुका है हमारे पास एक्सेप्शंस। देखो आपके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें एक्सेप्शंस होते हैं, तो एक्सेप्शंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक्सेप्शन सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। आज का एक्सेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन आज हम अपने टास्क में नाकामयाब रह गए। हमें आयनाइजेशन एनर्जी भी करना था बट हम नहीं कर पाएंगे। अगेन थोड़ा डेप्थ में जाने वाली ये जो आदत हो चुकी है ना, ये जो आदत हो। 6 मिनट बचे हैं, 6 मिनट। तुम्हें पता है छुट्टी लिखोगे 1-1 मिनट बढ़ाती जाऊंगी। लिख मत देना मेरी क्लास में छुट्टी लिखोगे 1-1 मिनट बढ़ेगा। इधर आ जाओ, इधर पे आ जाओ। कोई कह रहा है बैड जोक, क्या बात है बेटा जोक, काश अब मैं स्टैंड अप कॉमेडियन तो हूं नहीं, गुड जोक कहां से लाऊं बताओ? कभी किसी स्टैंड अप कॉमेडियन से बोलते हो बैड केमिस्ट्री, यू हैव अ बैड केमिस्ट्री, नहीं ना, तो टीचर से क्यों बोल रहे हो बैड जोक? कैसी बात है? पार्शियलिटी क्यों? हाँ, ये दोगलापन क्यों हमारे बीच में है? इधर पे आ जाओ, जोक मारने के लिए आई हूँ क्या? बैड ही होंगे ना मेरे जोक। एक्सेप्शंस पे आओ। अब बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को।
अब आपने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, अब एक्सेप्शन का रीजन समझना। अब एक्सेप्शन अगर तुम रीजन नहीं बता पाए, समझ गए होगे तुम क्या करना है। फिर उसके बाद सुनना मेरी बात, हाइड्रोजन ऐसा दिखता है पर हीलियम ऐसा दिखता है ना, ये हो गया लेफ्ट टू राइट, है ना, ये होना चाहिए था, यस मैम। लेकिन आपको पता है हीलियम की एटॉमिक रेडियस जो होती है वो ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, ज्यादा दिखती है हाइड्रोजन से। चलो भाई चैट बॉक्स में जल्दी से बताना ऐसा क्यों हो सकता है, इसका क्या रीजन हो सकता है। हीलियम, हाइड्रोजन यहाँ पे, हीलियम यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, हमने बोला हाइड्रोजन से हीलियम जब चलोगे, हमने बोला कि जब तुम हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ, मुझे आंसर, जब मैं पीछे पलटूं तो मुझे आंसर दिखने चाहिए, हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जब हम चलेंगे तो रियलिटी, रील वर्सेस रियलिटी ये है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। क्यों ये एक्सेप्शन, क्यों ये भेदभाव, क्यों? वेरी गुड। अब बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं बट वो एग्जैक्ट नहीं लिख पा रहे, बट फिर मैं बताती हूँ। वेरी गुड, आप सही बता रहे हो। बट नोबल गैस के होने का क्या रीजन है बेटा? नोबल गैस है तो इससे क्या लेना देना? नोबल गैस की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, ये कहां लिखा हुआ है? रीजन समझिए, नोबल गैसेस में लगता है इन केस ऑफ हीलियम विच इज अ नोबल गैस, यहां पे लगती है बेटा वैंडर वॉल्स रेडियस, whereas in case of हाइड्रोजन, इनमें लगता है बेटा हाइड्रोजन के बीच में क्या लगता है? कोवेलेंट रेडियस। बल्कि कोई भी रेडियस हो यार, कोवेलेंट रेडियस होती है। और कोवेलेंट रेडियस बेटा जब भी होती है तो हमें पता है कि हमारी ये जो वैंडर वॉल्स रेडियस है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि हमें पता है ये बात कि हम अकेले हीलियम को नहीं देख रहे होंगे, हम हीलियम मॉलिक्यूल को देख रहे होंगे। हम ऐसे देख रहे होंगे हीलियम को और इनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, और हाइड्रोजन ऐसे होगा और इनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली ये बड़ी होगी ना इससे। आप सुनना मेरी बात को, क्या ये क्लियर है? आप सुनना मेरी बात को। सिमिलर इन ऑल द पीरियड्स, हर एक पीरियड को उठा लो, हर बार नोबल गैस की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है। सब में रीजन सेम है कि आप देखेंगे कि नोबल गैस में वैन डर वाल रेडियस होती है, और वैन डर वाल रेडियस ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस है तो हमेशा सबसे ज्यादा होगी, हमेशा सबसे ज्यादा होगी। पहला एक्सेप्शन क्लियर है? सैट बॉक्स में तुमको पता है तुम्हें क्या लिखना है यार, मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यू ऑल नो व्हाट यू हैव टू राइट। पहला पॉइंट क्लियर है? रीजन, नोबल गैसेस फॉर्म्स van der Waal radius whereas the other elements form covalent, ionic, metallic, कुछ भी हो सकता है, metallic, ionic, covalent, कोई भी रेडियस हो सकती है, वो तो सभी छोटी होती है ना वैन डर वाल से। तो हमेशा जो अपनी नोबल गैस है उसकी रेडियस हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। अब बेटा आता है नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लास 12th में आएगा, इन क्लास 12th डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे ना, सेकंड वाला पॉइंट आ जाएगा। करा दूं? सेकंड पॉइंट बस कराती हूँ, फिर उसके बाद वाइंड अप कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन कोई बात नहीं है, मैम समझाएंगे आपको सेकंड वाली चीज। अब सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट बस एक्स्ट्रा करूंगी, ज्यादा नहीं, 10 मिनट, ठीक है? सुनना, ध्यान सुनना मेरी बात को। डी ब्लॉक एलिमेंट उठा लो। अब डी ब्लॉक में हमने सबसे पहले तो एक ही सीरीज पढ़ी, उसी के बारे में ले लेते हैं, चलो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है? स्कैंडम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। पता है शक्ति वी करो मन फेंको नीकूजन, पता ही है मैम, शक्ति वी करो मन फेंको नीकूजन। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। लेफ्ट टू राइट जाने पे जनरली क्या होता है? जनरली ऊपर लिखूं कहीं, क्या लिखती हूं? जनरली जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज करती है। ये अपनी रियल लाइफ है, ये अपनी रियल लाइफ है। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या डी ब्लॉक में? नहीं, डी ब्लॉक में नहीं होता। अब डी ब्लॉक सुनना क्या होता है। डी ब्लॉक में पहले
एटम की रेडियस यहां से यहां तक जाने में एटॉमिक रेडियस जो होती है ना बेटा, बहुत मजेदार है ये कंसेप्ट, सुनना। एटॉमिक रेडियस जो है, कई लोग बोलेंगे 12th में पढ़ लेना इसको, नहीं यार अभी पढ़ो, है इंपॉर्टेंट है, मानो मेरी बात, ठीक है। फिर एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट होती है, सॉरी वहां मैंने लिखा नहीं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, जो होना चाहिए था डिक्रीज करती है। फिर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। और बेटा लास्ट में पता है क्या होता है, सॉरी एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट सेम हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है थोड़ी देर के लिए। और लास्ट में बेटा इतना ही नहीं, ट्रेंड तो ऐसा उल्टा पलटता है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज तो छोड़ो, कांस्टेंट तो छोड़ो, इंक्रीज कर जाती है। सोच लो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है यार, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी बात नहीं होगी? हाँ, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी बात नहीं होगी? पहले एटम की रेडियस डिक्रीज कर रही है, जो करना चाहिए था, फिर कांस्टेंट हो रही है, मतलब बराबर हो जा रही है। चलो ठीक है, इतना ही नहीं, रुको जरा, सब्र करो, एंड में जाते जाते एटम की रेडियस बढ़ गई। बहुत बड़ा एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसका रीजन समझो, ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ना 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 ना, हुआ है, हुआ हो तो चुका ही है। अब देखो, अब जो होना है, होना जो होता है वो तो हो चुका है, पर हुआ क्यों ये समझते हैं। स्टार्टिंग बेटा आप अगर स्कैंडम को देखो तो यहाँ पे ऐसे हम ना डी ब्लॉक ऐसे वाला 4, मैं ना इसको थोड़ा सा कॉपी करती हूँ हर बार, ठीक है। इसे देखो, इसे डुप्लीकेट करना पड़ेगा हमें 1-2 बार, रुको पहले सही से बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, सही से बना लेते हैं पहले। मुझे पता है तुम बोलोगे मैम छुट्टी कर दो, पर यार रुक जाओ यार, रुक जाओ भाई मेरे ब्रदर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, रुक जाइए, ठीक है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बस 5 मिनट्स मैम के नाम कर दीजिए आज, बस 5 मिनट्स मैम के नाम कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, सुना मेरी बात ध्यान से। अगर बेटा मैं स्कैंडम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो उसके 3D1 ऐसा ना करते, चलो इसमें क्योंकि मैं कर नहीं पाऊंगी ज्यादा तो मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे होता है बेटा 4s2 3D1, 4s2 3D2, 4s2 3D3, 4s2 3D4, 4s2 3D5, यहाँ पे होता है 3D6, यहाँ पे होता है 3D7, यहाँ पे होता है 3D8, यहाँ पे होता है 3D9, यहाँ पे होता है 3D10। अब मुझे पता है आप बोलोगे मैम एक्सेप्शन है, तो चलो ठीक है एक्सेप्शन लिख लो, एक्सेप्शन लिख दो। यहाँ पे बोलोगे 3D10, इसको बोलोगे 3D10, अरे भाई इसको बोलोगे बेटा 3D10, इसको भी बोलोगे 3D10, है ना। यहाँ पे बोलोगे 3D5, ठीक है मान लो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, मुझे पता तुम बोर हो गए होगे आज, तो पक्का बोर हो गए होगे आज, तो सोच रहे हो बस मैम आप बस डांस कर दो अब तो, है ना। अब तो मैम बस इधर पे आ जाओ बेटा, इधर पे आ जाओ, अभी उस पे आ जाएंगे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डी में केवल 1 इलेक्ट्रॉन गया पहले। अब डी ऐसे दिखता है हमारा 1 2 3 4, पहले 1 इलेक्ट्रॉन गया, फिर टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, वेनेडियम में 3 आता है, क्रोमियम में 4 आता है, ये 5 भी बोल लो, है ना। मैंगनीज में भी 5 आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है, यहाँ पे जनरल ट्रेंड हो रहा है। रीजन सुनना, यहाँ पे जनरल ट्रेंड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, जब आप मूव करो स्कैंडिनम टू मैंगनीज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि मैम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा मैम, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। ये आपने जनरल ट्रेंड में ही होता है बेटा, जब डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज तो जनरल ट्रेंड में करती है, रेडियस डिक्रीज तो करती ही है जनरल ट्रेंड में, तो वो तो लिख ही दिया मैम ने एज इट इज। कांस्टेंट होने का रीजन समझना, जैसे बेटा आप आयरन में आए, बहुत ध्यान सुनना, मजेदार रीजन है, मजेदार रीजन। तुम आयरन में आए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। अब डी ऑर्बिटल जो अपनी है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे, अब एक और इलेक्ट्रॉन आया, वो आके यहाँ पे भर गया। इलेक्ट्रॉन में कुछ रिपल्शन भी होगा, मतलब मैम, मतलब यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन में कुछ रिपल्शन होता है, विच इज इक्वल्स टू न्यूक्लियर चार्ज। मैं आपको अब मैं आपको बच्चों की तरह ना समझाते हुए बड़ों की तरह बता दूं, इसको बोलते हो Z इफेक्टिव।
जेड इफेक्टिव। मैं ऊपर लिख भी देती हूँ ये चीज, व्हाट इज जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव होता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑफ कोर्स जिसे आप न्यूक्लियर चार्ज के नाम से भी बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं, न्यूक्लियर चार्ज बोल दो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल दो, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो स्टार्टिंग में ये था कि न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज जो है वो स्टार्टिंग में ज्यादा था एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़े इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने लग गया, है ना। अब एक और देखना, देखो भाई, कोबाल्ट में आओ एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, निकेल में आओ एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन आप अगर इस ऑर्बिटल को ध्यान से देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके एक ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब दूसरा आके बैठ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी तो एक फैक्टर आ गया यहाँ पे। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मैंगनीज तक एक एक इलेक्ट्रॉन भरा एक एक ऑर्बिटल में, और जैसे ही आप मैंगनीज के आगे बढ़े, है ना, आयरन पे आए, कोबाल्ट पे आए, निकल पे आए, इलेक्ट्रॉन आके ऑर्बिटल में घुसता जा रहा है, बैठता जा रहा है, जिसकी वजह से आप बोल रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन बढ़ गया यार। और अगर रिपल्शन बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो गई। इतना ही नहीं, रुको जरा सबर करो, एटॉमिक रेडियस बढ़ी कैसे फिर मैम? अब बहुत ध्यान से सुनना। नेक्स्ट कंडीशन में आया कॉपर। मैम इसमें तो यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स भर गए, जिंक पूरे इलेक्ट्रॉन्स भर गए, यानी कि बहुत भयानक वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो गया होगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन था, ऐसा करते हैं नीचे लिख लेते हैं इसको, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन था बेटा वो इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा हो गया। तुम समझ रहे हो कितना बड़ा खेल हुआ है यहाँ पे। पहले एटम, और ये डी ब्लॉक के दोनों सीरीज में होता है, ठीक है। पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, वही सेम कहानी मैम। तो वहां पे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। पर स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट में तो देखा, आयरन, कोबाल्ट, निकल में जब आए तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में आके एक और बैठने लगे। अब एक और इलेक्ट्रॉन बैठने लगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में कुछ रिपल्शन होगा। अब ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से धक्का दे रहे कि भैया तुम हटो यहाँ से, तुम हटो, और न्यूक्लियस जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है, तो दोनों चीजें बराबर हो गई। तो आप बोलोगे मैम ये दोनों बराबर हो गई, और यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो गई। थोड़ी देर बाद आपने देखा फिर क्या हुआ, न्यूक्लियस तो था ही था, इलेक्ट्रॉन मरपिट जा रहे हैं, एक दूसरे में, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन आके भर गए, दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इस बार बढ़ गया एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड इस वजह से कॉपर और जिंक की एटॉमिक रेडियस बढ़ती हुई दिख गई। अब आप इस ग्राफ को इसको देख लो बहुत अच्छे से बेटा, सेम एज इट इज 12th में पढ़ लोगे। बोरिंग समझो, इंटरेस्टिंग समझो, इजी समझो, डिफिकल्ट समझो, 12th बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, ये याद रख लेना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, पहले क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस कम हो रही है, जो होना चाहिए था। अब सुनना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो गई। क्यों हुई होगी, समझ गए ना, दोनों रीजंस है ना। फिर सुनना, अब एटॉमिक रेडियस बढ़ गई। आप देख रहे हो ऐसे उठती हुई दिखी, थोड़ा सा उठती हुई दिखी। हर एक का रीजन मेरे ख्याल से आपको पता ही चल गया अभी तक तो, है ना। इसका रीजन है जेड इफेक्टिव, या जिसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हो, वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से ज्यादा था। इसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो जेड इफेक्टिव के बराबर है। और इन दो का रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन था वो ज्यादा हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है ना न्यूक्लियस, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपस में दूर जाने लग रहे हैं, और दूर जा रहे हैं तो एटम का साइज इंक्रीज कर रहे हैं। बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कि आपको ये बात क्लियर हो गई, परफेक्टली क्लियर हो गई तो लिख दो यस मैम, समझ आ गया तो लिख दो यस मैम। चलो ठीक है, तो फिर मैं आपको ये डाउन अ ग्रुप कल बता दूंगी, फिर उसके बाद लैंड नाइट सीरीज वगैरह, ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इन द चैट बॉक्स, जल्दी से बेटा, आपको पता है आपको क्या लिखना है, जल्दी से बता दो, परफेक्टली क्लियर हो गया सभी को, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हमारे सारे के सारे बच्चे आज का सेशन समझ गया, हाँ, सब अच्छे से समझ गया, क्या बात है।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो क्या आजकल? अच्छा, तभी समझते जा रहे हो सारी चीजें। हाँ, पढ़ाना तो मुझे इतनी सारी स्लाइड्स थी यार, क्या हो रहा है ये आजकल? आजकल ये क्या हो रहा है? ये हमारी केमिस्ट्रिंग तो हो रही है, पर ये क्या हो रहा है? अच्छे से समझ गया? बहुत सारे क्लियर आ जाए भाई, जैसे ही मैं पलटू तो मुझे बस क्लियर दिखे और कुछ भी ना दिखे। परफेक्टली, क्या बात है भाई, क्या बात है, वेरी गुड। इतनी देर बैठने के लिए अपने लिए ताली बजा दो तुम लोग। और आई गेस आप सबके सब बहुत अच्छे समझ गए बेटा। आपको पता है कल आपको क्या करना है, होमवर्क आपको पता ही होता है, 20-30 मिनट्स रिवाइज कर लेना, अच्छे से रिविजन कर लेना, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करके आना एटलीस्ट 30 मिनट्स का। आई गेस सारी चीजें विद रीजन समझ रहे हो। सिमिलरली बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो हमने सोचा था हम कल चैप्टर खत्म कर देंगे, बट एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ जाएगी, ले लेंगे, चलो कोई नहीं। एक मतलब एक्स्ट्रा मतलब नेक्स्ट उसमें खिंचेगा, चलो कोई नहीं, एक ही क्लास एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज करके आना, 30 मिनट्स का टाइम निकालिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। जितना हो पाया मैम ने आपको डिटेल में समझाया है, क्योंकि इनऑर्गेनिक इज नॉट अबाउट रट्टू तोता। जब तक रटते रहोगे, जब तक ये सोचोगे कि यार रट लो हो जाएगा, मैं बता रही हूँ हो तो जाएगा, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी, सच में हो जाएगा। सच में एग्जाम में भी कर लोगे, अच्छे मार्क्स भी ले आओगे, बट 12th में क्या करोगे? फिर वही वाली कहानी आती है कि अरे तब तो समझा नहीं। तो देर से पछताओ, इससे अच्छा है अभी उस पर मेहनत कर लो, है ना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आई होप सो आपको समझ है इतनी, आप बड़े बच्चे हो चुके हो अभी, तो रिवाइज करके आना अच्छे से, ठीक है। चलो भाई खत्म, टाटा बाय बाय। मैं तो 10 बजे तक खींच सकती हूँ क्लास, बट ठीक है चलो, अब कोई नहीं, इतना नहीं करेंगे, कल आ जाएंगे, कल कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, परफेक्टली क्लियर, परफेक्टली, बहुत अच्छे से, वेरी गुड वेरी गुड। सिलेबस बेटा मेरी जिम्मेदारी, आप टेंशन मत लो, सिलेबस आपका बहुत अच्छे टाइम पे खत्म कराएंगी मैम, गारंटी दे रही है आपको, ठीक है। सिलेबस की तुम टेंशन मत लो, सिलेबस मैम के हाथ में, मैम करा देंगी। 1 क्लास 2 क्लास एक्स्ट्रा ले रही है मैम, आप टेंशन मत लो, मैम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा आपके पूरा ईयरली प्लानर मेरे माइंड में भी है, मेरी डायरी में भी है, आपका पूरा ईयरली प्लानर मेरे पास है। भले ही ऐसा कई बार आपको लगता होगा ना, अरे यार मैम हंसी मजाक कर रही है, हंसी मजाक, आप टेंशन मत लो, मैम हर चीज समझ के आपको चीजें पढ़ा रही हैं। आपको कोई 1% आपको बोला था ना एफर्ट केमिस्ट्री में नहीं देने, सच में नहीं देने, बस क्लास में आके जो करना है वो कर लो, उसके बाहर तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ना, उसके बाहर आपको कुछ सोचने की जरूरत है। केमिस्ट्री हर चीज, इवन मैं नहीं, एक्चुअली हर सब्जेक्ट में ये होगा आपके साथ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप जब तक यहाँ पे आपको हर चीज आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई, तो हम क्लास को एंड करते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे। खाना वाना खा लो अच्छे से, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले सेशन में विद लेक्चर नंबर 5 ऑफ आवर चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब मिलेंगे कल वाली क्लास में, कल 5 बजे वाली क्लास है, 5 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय 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 बाय, टेक केयर, keep studying on quadratrium to you too guys, ठीक है। Thank you everyone, bye bye, take care and keep studying, good night, take care।